सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम एक फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं और ये फिल्म काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं और इस फिल्म के माध्यम से जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ठीक, उनके ऊपर एक झूठ को निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, इसलिए इस फिल्म में बताए गए जो ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे जो झूठ स्थापित करने की कोशिश की जा रही है उसे थोड़ा हम डिकोड करेंगे। कुछ मामले थोड़े से तकनीकी भी रहेंगे, उन्हें भी आपके सामने रखने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। तो बने रहिएगा, आज की स्ट्रीम में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको इससे प्राप्त होंगी, ठीक, और साथ में वो जो प्रोपेगेंडा है उसे भी आपके सामने थोड़ा सा गंभीरता से रखने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए तो अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने रखने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल और यहाँ हम मूल्यांकन पर लगातार समाज के ऐसे मुद्दे जिन पर सामान्यतः गंभीरता से चर्चा नहीं होती है वो आपके सामने उठाते रहते हैं और हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट रहता है कि भाई मुद्दों पर कुछ गहराई से प्रकाश डाला जाए ताकि लोगों के सोचने समझने का, उनकी चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा बदल सके। आज हम एक फिल्म का रिव्यू करेंगे। सामान्यतः हम फिल्मों के रिव्यू यहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन तथ्यों पर एक झूठ निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो आज की पीढ़ी है, उसने कुछ साल पहले हुए कुछ घटनाक्रम, आज से 8-10 साल पहले हुए कुछ घटनाक्रम वो शायद देखे नहीं, और देखे होंगे तो वो छोटे होंगे, भूल गए होंगे, और अब उन्हें उन्हीं चीज़ों को जो इतिहास में लानत मलानत देने के लिए बने हुए थे उन्हीं उनके ऊपर झूठ बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि लोग उस ऐतिहासिक गलतियों को भी सच मान बैठें और अच्छा मान बैठें। ठीक, तो चलिए इस पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म को, जिसे धुरंधर 2 कहा जा रहा है, इसके पहले इसका एक पार्ट 1 भी आया था, वो भी भयानक रूप से वायलेंस और प्रोपेगेंडा पर आधारित था। अब जो धुरंधर 2 आई हुई है, ये तो विशुद्ध रूप से प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक विशेष राजनीतिक दल और एक विशेष व्यक्ति की महानता की चरण वंदना करती हुई ये फिल्म है। उसमें बस एक ही उद्देश्य है, एक व्यक्ति जो इस सदी में पैदा हुआ है वो महानतम व्यक्ति है, और उसके अलावा बाकी सारे लोग देशद्रोही और गद्दार किस्म के लोग हैं। विपक्षी दल सारे देशद्रोही हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं धुरंधर 2 की, और आप में से कई लोगों ने शायद इस फिल्म को देखा भी होगा। आंकड़े बताते हैं कि काफी सफल फिल्म ये रही है और काफी सारे लोग इसे बड़ी तादाद में देखने जा रहे हैं। तो मतलब झूठा इतिहास रचने की जो कोशिश की जा रही है उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। इसलिए इसमें जो प्रोपेगेंडा है, इसमें जो तथ्यात्मक गलतियां हैं, इसमें जो झूठ परोसा गया है, ठीक, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, वो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए तो ये जो फिल्म है धुरंधर 2, आपने देखा होगा, इसके डायरेक्टर हैं ये आदित्य धर हैं। ठीक, और इनके बारे में बताया जाता है कि भाई ये जो आदित्य धर हैं ये डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से बचपन में जूझा करते थे। इन्हें पढ़ने लिखने में भी परेशानी हुआ करती थी, ये ढंग से पढ़ लिख नहीं पाया करते थे, और उसके बाद भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और फिर आप ये क्या बोलते हैं, इस फिल्म को इन्होंने रचा हुआ है। ठीक, और इस फिल्म का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। तो आप इस बात को थोड़ा समझिए कि आदित्य धर डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, लिखने पढ़ने में परेशानी होती है। इन्होंने निश्चित रूप से बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, मैंने अपना पूरा जीवन पढ़ते हुए बिताया हुआ है। ठीक, और मैंने ये बात पहले भी कही है कि जो व्यक्ति किताबें नहीं पढ़ता है, ठीक, पुरानी एक क्या बोलते हैं बात है कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते वो अपनी निकट की दुनिया के गुलाम होते हैं। ठीक, जो एक छोटी सी निकट की दुनिया होती है, बस उससे आगे का उन्हें कुछ पता नहीं होता। उससे आगे का जानने के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आजकल सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, किताबों के सब्स्टिट्यूट आ गए, या आप यहाँ पे भी जाके चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। पर चूंकि आदित्य धर के साथ समस्या ये थी कि वो पढ़ने लिखने में ही असक्षम थे बीमारी के कारण। ठीक, तो निश्चित रूप से इन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा इनकी बीमारी के चलते हुए, और जो भी जानकारियाँ इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी, और उन जानकारियों के निश्चित रूप से इनकी तर्क लगाने की क्षमता भी कमज़ोर होगी। और डिसलेक्सिया के जो मरीज होते हैं वो कल्पनाशीलता उनकी बहुत अच्छी होती है, वो कल्पनाएं बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक,
तो आदित्य धर के पास मैं ये मानता हूं कि वो व्हाट्सएपिया ज्ञान जो पिछले 11 सालों में बीजेपी, आरएसएस और उनकी आईटी सेल के द्वारा लोगों के दिमागों में धकेला गया है, वो उनके पास उपलब्ध है। और वो उसी एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ते लिखते भी नहीं होंगे बीमारी के चलते हुए। तो उसी व्हाट्सएपिया ज्ञान को शायद वो सच भी मान बैठे हैं और उससे उन्हें सफलता भी मिल रही है, तो वो उन्हें पे भी कर रहा है। ठीक। तो पूरी जो फिल्म है आदित्य धर की, वो नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसकी महानता का गुणगान करती हुई घूमती रहती है। और इसमें कुछ भी नहीं है, वही व्हाट्सएप का ज्ञान के एकमात्र व्यक्ति इस सदी में पैदा हुआ, सबसे महानतम व्यक्ति है, हिंदू धर्म उद्धारक है, घर में घुस के मारता है, 56 की छाती है, ठीक, और कठोर निर्णय ले सकता है। पुरानी सरकारें सारी कायर थीं, वो सारे दलाल लोग थे और पाकिस्तान के एजेंट थे। अकेले मोदी राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। वही सारा घिसा पिटा प्रोपेगेंडा जो दिन रात व्हाट्सएप के माध्यम से इस देश के लोगों के दिमागों में पिछले 11 सालों से धकेला जा रहा है। चूंकि आदित्य धर मानसिक रूप से भी कमजोर होंगे, पढ़ा नहीं होगा, बड़ी सहजता से उन्होंने इन सब चीजों पर विश्वास भी कर लिया होगा, और ये चीज उन्हें पैसे भी दिलवा रही है, तो विश्वास ना करने के कोई कारण भी नजर नहीं आते हैं। तो उन्होंने जो फिल्म बनाई है, ये ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, जो ऐतिहासिक घटनाक्रम घटे हैं उनके आधार पर उन्होंने एक काल्पनिक फिल्म बनाई है। वो ऐसा दावा करते हैं, पर परेशानी ये है कि उन्होंने अपनी फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों का इस्तेमाल करते हुए पूरी झूठी कहानी लोगों के सामने रखी है। ऐतिहासिक तथ्य भी झूठे संदर्भ के साथ रखे हैं, बीजेपी आईटी सेल के संदर्भों के साथ रखे हुए हैं, उनकी वास्तविकताओं के ध्यान रखे बगैर, उन्हें पहचाने बगैर, उन्हें आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य रखने की कोशिश की है और लोगों को गुमराह करने की एक सफल कोशिश की हुई है। इसलिए ऐसी प्रोपेगेंडाबाज लोगों का और ऐसे बीमार लोग जो कि खुद भी बीमार हैं और पूरे समाज को हिंसा और घृणा की बीमारी में डुबो देना चाहते हैं, इनको डिस्क्लोज करना, इनको बेपर्दा करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए इस काम को हम करते हैं, क्योंकि हमने काफी पढ़ा हुआ है। ठीक, आदित्य तो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा बीमारी के चलते हुए, लेकिन ना तो हम अपनी निकट की दुनिया के गुलाम हैं, हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं और हमने ऐतिहासिक घटनाक्रमों को अपने सामने घटते हुए देखा है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आदित्य धर बहुत झूठ, गलत और झूठी जानकारियां दे रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, पूरे देश को। और चूंकि पूरा देश इस समय पिछले 11 सालों से स्वयं डिसलेक्सिया की परेशानी से जूझ रहा है कि ये देश के लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, व्हाट्सएप या ज्ञान को वो सत्य मान के बैठे हैं, और उनकी इसी कमजोरी के चलते हुए बीजेपी, आरएसएस और उनकी आईटी सेल उनका जम के फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक, चलिए तो इसी चीज को आपको सामने रखते हैं कि कैसे इन्होंने बड़े भयानक किस्म के झूठ या तो अज्ञानता से या जानबूझ के लोगों के सामने रखे हैं। और समस्या ये है कि लोग फिल्म देखकर ही अपने ओपिनियन फॉर्म करते हैं आजकल, पढ़ते लिखते तो नहीं है, तर्क भी नहीं लगाते। पूरा समाज ही डिसलेक्सिया से भी जूझ रहा है। ठीक, तो एक बीमार व्यक्ति इस देश में ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, डिसलेक्सिया से पीड़ित एक बीमार व्यक्ति फिल्में बना के इस देश के लोगों के लिए ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। तो समझिए इन ओपिनियन और इस फिल्म में जो नरेटिव है वो किस तरह से रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं इसकी सीमाएं क्या रही होंगी। ठीक, चलिए तो फिल्म क्या है, थोड़ा सा मैं फिल्म के बारे में बताता हूँ। जो मोटा मोटा जानकारी हमें तमाम सारे स्रोतों से मिलती है वो आपके सामने रखते हैं। तो फिल्म के बारे में मोटी मोटी जानकारी के स्रोत जो हैं, जो विकिपीडिया बता रहा है कि ये जो फिल्म है धुरंधर 2 ए रिवेंज, ठीक, इसका एक मुख्य किरदार है जिसका नाम जसकीरत सिंह रंगी है। ठीक है, और ये रणवीर सिंह इस रोल को कर रहे हैं। अब इस फिल्म में बताया जाता है कि भाई मोटा मोटा कहानी ये है कि जसकीरत सिंह रंगी जो है, इसे ये जासूस हमजा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं और कुछ खुफिया मिशन उससे अंजाम दिलवाते हैं। ये मोटी मोटी कहानी है। तो आजकल सब पाकिस्तान में होता है, भारत में कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो इसमें जो रणवीर सिंह है, ये भयानक रूप से वायलेंस इस फिल्म में दिखाई गई है और लोग अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके ये सब देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, घृणा के नाम पर ये सब परोसा जा रहा है और कोई भी इसे रोकने वाला नहीं। ठीक, ये सबसे दुखद चीज है। ठीक, अब फिल्म में क्या हो रहा है देखिए। तो शुरुआत ये फिल्म विकिपीडिया सोर्स के अनुसार, ये विकिपीडिया का सोर्स है, ठीक, मैं बता देता हूँ। और इसमें जसकीरत सिंह जो है, जो रणवीर सिंह जिसकी भूमिका निभा रहे हैं, सन 2000 में पंजाब के पठानकोट में रहता है। ठीक है,
युवा रहता है, सेना में शामिल होना चाहता है, लेकिन बगल के जो स्थानीय विधायक रहते हैं उससे इसके परिवार का विवाद हो जाता है, परिवार पर हमला होता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, बहनों के साथ क्रूरता बरती जाती है। और ये जो जसकीरत सिंह है, ये चूंकि इसे न्याय नहीं मिलता तो ये अन्याय का बदला अपने हाथों से लेता है और अपने दोषी जो लोग रहते हैं उन्हें मार देता है और फिर इसे मौत की सजा सुनाई जाती है, जेल में रहता है। ये मोटी मोटी स्थिति है। तो मतलब इसके साथ, जसकीरत सिंह के साथ सन 2000 में अन्याय हो रहा था। कौन अन्याय कर रहा था? विधायक वगैरह कर रहे थे। सरकार कौन की थी सन 2000 में? सन 2000 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। अब आश्चर्यजनक स्थिति आप ये देखिएगा कि इस किरदार के मन में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के लिए कोई घृणा नहीं है। जिनकी सरकार में इसके परिवार को मारा गया और इसे न्याय नहीं मिला और इसने अपने हाथों में न्याय लेना पड़ा, लोगों को मारना पड़ा, जेल जाना पड़ा, उसके लिए इसके मन में कोई घृणा नहीं है। बीजेपी के लिए भी घृणा नहीं है, अकाली दल के लिए भी घृणा नहीं है। ये पाकिस्तान जाता है और वहां लोगों को मारता है और बदले लेता है। तो आप मतलब इस आदित्य धर की डिसलेक्सिया की बीमारी जो उसे सही तर्क नहीं लगाने दे रही, या वो जानबूझ के इस पूरी झूठ को बता रहा है। तकनीकी रूप से तो ये होना चाहिए था कि भाई बीजेपी की सरकार के दौरान, क्योंकि हम यहाँ सरकारों से सरकारों की बातें कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की सरकार, भारत की सरकार, तो ऐसे में इस जसकीरत सिंह के साथ जिस सरकार के दौरान बुरा हुआ उसे उससे बदला लेना चाहिए। अभी उससे बदला नहीं ले रहा है। उसके मन में कोई घृणा भी नहीं है बीजेपी के लिए, श्रोमणी अकाली दल के लिए, ठीक। उसके मन में घृणा पाकिस्तान के लिए, गुस्सा है। इस गुस्से का उपयोग आगे रॉ के एजेंट करते हैं और आईबी के एजेंट करते हैं और इसे एक आतंकवादी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और इसे हमजा बनाकर वहां पे भेजते हैं। ये पूरी कहानी इस तरह से चलती है। तो मतलब क्या बेवकूफाना बात बता रहे हो? आदमी को गुस्सा होगी तो वो सबसे पहले उस सरकार से होगी जिसके कारण उसके परिवार को मारा गया, पर नहीं, उसे पाकिस्तान से घृणा है, ठीक। अब देखिए, उसे गुस्सा भी है लेकिन पाकिस्तान से गुस्सा है, ठीक। फिर ये चलता रहता है और फिर इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि हमजा का ये मिशन तैयार करते हैं और आईबी के जो एजेंट हैं इन्हें पता चलता है कि इस व्यक्ति के मन में बहुत गुस्सा है, इसे किलिंग मशीन में कन्वर्ट किया जाए और फिर इसे ट्रेनिंग व्रेनिंग देते हैं, हमजा अली के रूप में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान भेजकर ये वहाँ अंडरवर्ल्ड जो रहता है, वहां पे पाकिस्तान में भी अंडरवर्ल्ड है, ये दिखा रहे हैं। पर मुझे लगता था पाकिस्तान पूरा ही अंडरवर्ल्ड ही है, पर इन्हें लगता है पाकिस्तान में भी अंडरवर्ल्ड है, मतलब एक ऊपर वर्ल्ड भी है, ठीक। पाकिस्तान में ये वहां पे किसी तरह से अंडरवर्ल्ड में शामिल हो जाता है। इसका नाम शेख ये बलूच पड़ जाता है, ये अपना नेटवर्क बना लेता है, आतंकवादियों में शामिल हो जाता है और फिर ये असली जो मिशन है उसे अंजाम देता है। अब असली मिशन क्या है ये देखिए। तो बताया जाता है कि असली मिशन इसका काम था वहां की जो टेरर ग्रुप है, जो पाकिस्तान में टेरर एजेंट है, नेटवर्क है, उसे खत्म करना। तो 2016 में ये वहां पे टेरर नेटवर्क को खत्म करता है, उन्हें मारता है और जो नोटबंदी जो मोदी जी ने की थी उसका भी संबंध इसमें जोड़ दिया जाता है कि नोटबंदी एक मिशन था जो मोदी जी ने अंजाम दिया था ताकि भारत में नकली मुद्रा ना आ पाए, जिसकी मदद से भारत में जो टेरर फंडिंग होती है, आतंकवादियों को पैसे दिए जाते हैं, उस जाल को तोड़ना। और ये वहां पर जाकर ये सब काम करता हुआ दिखाई देता है, नोटों में आग वाग लगा देता है और आतंकवादियों को मारता है और बाद में फिर पाकिस्तान इसे पकड़ लेता है, ये जेल में रहता है। अगली कहानी अगली फिल्म में फिर आपको फिर से उल्लू बनाने के लिए एक बीमार आदमी, डिसलेक्सिया से पीड़ित आदमी, एक और इसकी धुरंधर 3 बनाएगा शायद, ठीक। तो ये मोटी मोटी कहानी। अब इस कहानी में मतलब कहानी तो कुछ भी है, फिल्म है, सिनेमा है, आप देखते रहिए, कुछ भी दिखाया जा सकता है, पर इसका इस्तेमाल पूरी तरह से मोदी की छवि चमकाने के लिए, वो जो छवि जो पिछले 11 सालों में निस्तनाबूद हो गई है, ऑपरेशन सिंदूर से ध्वस्त हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप से गरियाए जाने के बाद रोज नीचे गिर रही है, उस छवि को फिर से झूठ पर चढ़ाकर चमकाने की कोशिश करते देख रहे हैं। फिल्म में मोदी के वास्तविक सीन बताए गए हैं, 2016 के घटनाक्रम और पुराने आतंकवादी घटनाक्रम, वो सब इसमें बताकर, यानी वास्तविक चित्र वगैरह बताकर झूठ पर कहानी रचने की, यानी झूठी कहानी उन वास्तविक तथ्यों पर दिखाने की कोशिश की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? बड़ा सीधा सा उद्देश्य है कि एकमात्र नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हैं। दर्शकों, आप ये तो समझते होंगे ना, मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि राष्ट्रवाद आधुनिक काल का कोड है, ठीक है, ठीक है। 2 बातें वो कहते थे, जातिवाद मध्यकाल का कोड है तो राष्ट्रवाद आधुनिक काल का कोड है। मेरे ख्याल से वो जब आ रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद तब उन्हें लगता होगा जातिवाद खत्म हो जाएगा समय के साथ, ठीक।
और वो तो आज भी कोड तब भी है। तो राष्ट्रवाद आधुनिक काल का कोड है, पश्चिम से ये कोड हमें मिला हुआ है, ठीक। और राष्ट्रवाद के लिए काल्पनिक दुश्मन होना बहुत जरूरी है। किसी पड़ोसी देश को काल्पनिक दुश्मन बना लिया जाता है, ठीक। और फिर देश के अंदर कुछ लोगों को जिनसे हम नफरत करते हैं, उन्हें उस पड़ोसी देश का एजेंट घोषित कर दिया जाता है, और फिर उन्हें उनसे लड़ना लोगों का उद्देश्य बना दिया जाता है। राष्ट्रवाद का धंधा घृणा, हिंसा और बदले पे चलता है, ठीक। तो उसी नरेंद्र मोदी की वो राष्ट्रवादी छवि जो जिसका उद्देश्य घृणा, बदला, हिंसा लेना है, और देश के अंदर दुश्मनों का, बाहर दुश्मनों का सफाया करना है, बस मारते रहना है, उसी छवि को जो कि ध्वस्त हो चुकी है 11 सालों में, उस छवि को फिर से गढ़ने की एक सफल कोशिश है। क्योंकि इस देश के लोग अपने निकट की दुनिया के गुलाम हैं, वो पढ़ते नहीं है। तो अभी मात्र 2016 के घटनाक्रम पर ही झूठ गढ़ दिया गया। ऐसा भी नहीं इतिहास के 1000 साल पुराने इतिहास के किसी तथ्य को आदित्य धर झूठ बता रहा है, इतनी तो उसमें बुद्धि नहीं है, पढ़ा ही नहीं है इतना तो, ठीक। अभी 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस नोटबंदी से इतना नुकसान हुआ, उसी पर झूठ गढ़ के अभी 2026 में बताया जा रहा है कि नहीं भाई वो तो मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी, ठीक। और ये सब उन्होंने आतंकवादियों के सफाई के लिए, टेरर फंडिंग के लिए किया था, और इससे देखो आतंकवादियों का सफाई होगी, ठीक। तो ये मोटी मोटी इसके बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में पूरा ये जो फिल्म रची गई है, मोदी की महानता, बीजेपी आरएसएस और बीजेपी की महानता, मोदी की महानता, और विपक्ष को कमजोर और कांग्रेस पार्टी को विशेषकर देशद्रोही पाकिस्तान का एजेंट बताना, और ये सब इसके उद्देश्य हैं। तो मोटे मोटे उद्देश्य हमें इस फिल्म में समझ में आते हैं कि भाई इसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी को महान बताना, नरेंद्र मोदी बहुत महान है, ठीक है। और उनके वो अजीत डोभाल 80 साल का बूढ़ा जेम्स बॉन्ड जिसके डायपर नौकर बदलते हैं वो है, और मास्टर स्ट्रोक मोदी जी मारते रहते हैं, ये भी है। नोटबंदी जो उन्होंने की थी, ये इस फिल्म में उसे ऑपरेशन ग्रीन लीफ बताया। इसका उद्देश्य बताया गया कि पाकिस्तान से आने वाले नकली नोटों को खत्म कर देना था, ये उसका उद्देश्य था। तो नोटबंदी जो कि विफल, मोदी की इतिहास की सबसे बड़ी विफलता है, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विफलता है, उसे यहाँ पर आतंकवाद और पाकिस्तान से जोड़कर सही सिद्ध करने की डिसलेक्सिया के पेशेंट आदित्य धर ने सफल कोशिश की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, नोटबंदी को सत्य करते दिखाई दे रहे हैं, सेंटर थॉट नोटबंदी है, ठीक है। फिर दूसरा, फिर इसमें हास्यास्पद बात ये भी है कि केवल नोटबंदी की बात नहीं हो रही, ये भी बात हो रही कि जो विपक्ष के नेता हैं वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, और पाकिस्तान को वो असली नोट छापने की प्लेटें, प्रिंटिंग प्लेटें वो पाकिस्तान को दे देते हैं। अब ये भी सोच लो, मतलब पाकिस्तान को प्रिंटिंग प्लेटें भी दे रहे हैं विपक्ष के नेता, ठीक। ये भी चल रहा, 70 सालों से प्रिंटिंग प्लेटें दे रहे थे पाकिस्तान को, ठीक। तो ये आदित्य धर की मंदबुद्धि जो है, उसकी बीमारी की वजह से आप उससे समझ सकते हैं, क्योंकि वो उतना पढ़ता नहीं है, उससे समझ में नहीं आता, बस वो तो जो व्हाट्सएप में आ गया वही चलाते रहते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, व्हाट्सएप या ज्ञान, ठीक। उसके बाद पुरानी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तो कमजोर थी, डरपोक थी, गिड़गिड़ाने लगती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। मोदी जी चढ़ के मारते हैं, 56 इंच का चीना है, घर में घुस के मारते हैं, आतंकवादियों पे कठोर प्रहार करते हैं, और डरते नहीं है किसी से, सबको ठोक देते हैं। ये भी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और फिर पुरानी जो सरकारें थी वो तो सब कमजोर थी, यूपीए विशेषकर कांग्रेस की सरकार वो तो बहुत ही कमजोर थी, कुछ नहीं कर पाती थी, ढुलमुल थी। मतलब वो कांग्रेस जिसने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनवाया, ठीक है, पाकिस्तान से युद्ध लड़े, उसे हराया, वो कमजोर है, ठीक। और ये मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, सीज फायर करके बैठ गए डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, ये महान है, ठीक। तो आदित्य धर की बुद्धि आप समझ सकते हैं, घुटने में, पैर में, कहां पर है, ठीक। वो उतना पढ़ा भी नहीं, बीमार आदमी है, पूरा देश तो बीमार पहले से ही है, तो बीमारों को बीमार बना रहे हैं, बस इतना ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जो भी नोटबंदी का विरोध करता है, एनजीओ वगैरह, ये सब देशद्रोही लोग हैं, सब पाकिस्तान के एजेंट हैं, ठीक, आप और हम जैसे लोग, ठीक। उसके बाद विपक्ष भी देशद्रोही है, पूरा इस देश में सब देशद्रोही हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। मतलब इस फिल्म में आदित्य धर ने एक गजब की चीज की है दर्शकों। एक तरफ वो फिल्म में ये दिखा रहा है कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, रॉ, आईबी, वाईबी, जो भी इसने दिखाई हुई है, ये पाकिस्तान में जाकर वहां की सरकारों के मंत्रियों को हैक कर लेती हैं, उन्हें अपने साथ मिला लेती हैं, वहां की सरकारों को बनवाती हैं, उन्हें प्रभावित करती हैं, बलूचिस्तान में आतंकवाद खड़ा करती हैं। ये भारत ये सब करता है,
तो एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार वगैरह भारत सरकार के खुफिया विभाग वाले बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ वही पाकिस्तान की सरकार भारत में आतंकवादी घटनाक्रम करवा रही है। तो बड़ा हास्यास्पद सी बात है, मतलब ये अजीब स्थिति है कि एक तरफ फिल्म में तुम ये दिखा रहे हो कि भारत की सरकार की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की सरकार में घुस गई हैं, उनके मंत्रियों को हैक कर लिया है, उनके मंत्री ने जानकारी देते हैं और ये वहां की सरकारों में प्रभावित करती हैं और बलूचिस्तान में सब आतंकवादी घटनाक्रम करवाती हैं। फिर ये भी कह रहे हो कि पाकिस्तान की वही सरकार जैसे भारत की सरकार के प्रभाव से बनवाया जाता है, खुफिया एजेंसियां बन पाती, वो भारत में नकली नोट चलवा रही है। यार मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तुम आदि बुद्धि के हो, पूरे देश को आदि बुद्धि का समझ रहे हो क्या? कुछ भी बेवकूफी की बात कर रहे हो यहाँ पे। मतलब आप मुझे बताइए ये चीजें दोनों बातें एक समय पे सही कैसे हो सकती? अगर फिल्म ये बताती है कि भारत की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की सरकार में घुसी हैं, उनके मंत्री से उनके संबंध हैं, उनकी सरकारों को प्रभावित करती हैं, तो फिर ऐसे में वो सरकार जो भारत की सरकारों से प्रभावित है, पाकिस्तान की सरकार, वो फिर भारत में कैसे आतंकवादी घटनाक्रम करवा सकती है? ठीक, और करवाएगी तो इन्हें तो सब पता होगा पहले से। तो फिर नोटबंदी की क्या जरूरत थी? सीधे नोट पकड़ लेते जो आ रहे थे, आतंकवादी पकड़ लेते। तो मतलब टोटल बेवकूफाना तर्क और बेवकूफाना बातें यहाँ पे एक बीमार व्यक्ति दिखा रहा है और पूरे समाज को, क्योंकि समाज पढ़ता नहीं, उसे भी बीमार बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक, और बाकी के वंडरवर्ल्ड वो सब तो दिखाए ही गए हैं, वो तो मारना पीटना वो सब चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये उसके बाद देखिए भारत की बड़ी वैश्विक छवि है, मोदी जी ने उस छवि को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, वो तो आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप रोज पानी निचोड़ता है मोदी का, और कितनी वैश्विक छवि है। विदेशी पत्रकार कहते हैं कि भाई मोदी जी अपनी टांग खोल के बैठे हैं इसराइल के सामने, तो वो छवि कितनी बड़ी है वो तो मतलब सबको पता है, पर आदित्य धर को नहीं पता क्योंकि वो बीमार आदमी है। व्हाट्सएप से ज्यादा बीजेपी आईटी सेल के व्हाट्सएप से आगे की दुनिया उसने देखी नहीं, किताबें वो पढ़ता नहीं। ठीक, तो उसे इतना सब पता नहीं है। ठीक, तो उसके हिसाब से मोदी जी ने बहुत महान बना दिया। ठीक, उसके बाद मोदी जी घर में घुस के मारते हैं। पहले तो मतलब 1900 बांग्लादेश बनवाया हमने, ठीक है, और पाकिस्तान को कटवा के तब घर में घुस के नहीं मारा हमने। उससे पहले 65 का युद्ध लड़ा, तब घर में घुस के नहीं मारा हमने। करगिल भी लड़ा, बीजेपी नहीं लड़ा करगिल, तब भी घर में घुस के नहीं मारा। ठीक, बस मोदी जी घर में घुस के मारते हैं। आप समझ जाइए, ये नरेटिव फॉर्म करने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो फिल्म है ये बाइनरी जो होती है ये प्रस्तुत करती दिखती है, सिनेमेटिक बाइनरी प्रस्तुत करती दिखती है कि अकेले मोदी जी राष्ट्रवादी हैं, बाकी विदेश में भारत के जितने भी विपक्षी लोग हैं वो सारे देशद्रोही हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, और वही पाकिस्तान की सरकार मोदी जी रॉ के जरिए बनवाती भी है, मतलब उन्हें प्रभावित भी करते हैं। तो क्या दिखाना चाहते हो ये तो यही जान सकते हैं उसमें, पर ये सार है, मैं बस एसेंस बता रहा हूँ आपके सामने। और फिल्म का जो एक सेंट्रल पॉइंट है जो हमें समझ में आता है, इस फिल्म को देख के हमें समझ में आता है कि आदित्य धर डिसलेक्सिया का पेशेंट, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है इस फिल्म के माध्यम से कि पाकिस्तान जो है, मतलब पाकिस्तान जिसकी सरकार आईबी रॉ, जिसके मंत्री संतियों से सेटिंग कर लेते हैं, उनके अंदर की जानकारी उन्हें पता है, उसकी सरकारें बनवाते हैं, वही पाकिस्तान की सरकार भारत में बीजेपी की जगह भारत कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहती है। तो पाकिस्तान की सरकार भारत में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को रॉ आईबी के जरिए मोदी जी बनवाते हैं। ठीक, क्या आप मतलब कोई सेंस तो हो, कोई सेंस हो, लोग मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति तो हंसी सकता है इस पे, कोई सेंसफुल बात हो आपकी तो समझाओ मुझे। कोई कोई सेंस नहीं है। मतलब फिल्म में ये दिखा रहे हैं कि भारत की रॉ और आईबी वगैरह मिलके एक हमजा तैयार करके पाकिस्तान में मारकाट मचा रही है, सबको मार रहे हैं, कर रहे हैं। और दूसरी तरफ फिल्म का केंद्रीय पॉइंट ये है कि भाई पाकिस्तान की सरकार भारत में कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहती है, मतलब पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत में कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी की सरकार ना बने। ठीक, नरेंद्र मोदी अकेले एकमात्र राष्ट्रवादी नेता हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये इसका लब्बो लुबाब इस फिल्म को देखकर आपको ये महसूस होगा, भले ही कहा नहीं जाएगा पर ये महसूस आपको होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो ये संदेश है जो आदित्य धर इस फिल्म के जरिए देश के लोगों को देते हुए दिखाई देते हैं। अब हम उन चीजों की पड़ताल करते हैं जो इस फिल्म में तथ्यात्मक रूप से हास्यास्पद तरीके से एक बीमार डिसलेक्सिया के पेशेंट आदित्य धर ने इस देश को बीमार बनाने के लिए लोगों के सामने रखे हुए हैं, ये हम आपके सामने रखते हैं। ठीक,
और देखिए, मुझे बीमार लोगों से कोई समस्या नहीं है, मैं संवेदनशील हूँ, पर मुझे इस बात से बहुत समस्या है कि एक बीमार आदमी इस देश के लोगों का ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। ठीक, एक ऐसा बीमार आदमी जो पढ़ने लिखने में बचपन में असक्षम था क्योंकि वो बीमार था, जिसने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, जो स्वयं व्हाट्सएप या छाप ज्ञान से ज्यादा आगे पढ़ नहीं सकता उसकी बीमारी के कारण, वो यहाँ पे लोगों को ओपिनियन फॉर्म करने के लिए एक घटनाक्रम रख रहा है जो कि बेहद कमजोर है। ऐसा भी नहीं, आदित्य धर प्रोपेगेंडा चलाते लेकिन वो सही चलाते, सही से तथ्य रखते, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। वो झूठ रख रहे हैं, सरासर झूठ रख रहे हैं, आर्टिस्टिक लिबर्टी के नाम पर विशुद्ध रूप से देशद्रोह कर रहे हैं और विपक्ष को, लोकतंत्र में विपक्ष को गद्दार बता रहा है। ठीक, ये किस तरह का पूरा एक प्रोपेगेंडा है? ये देश के लोगों को दंगे करने के लिए उकसा रहा है ये आदमी। ठीक, ये देश के लोगों को, दूसरे धर्म के लोग जो भारत में रहते हैं उनके विरुद्ध हिंसा करने के लिए उकसा रहा है, और ये खुद बीमार आदमी है। ये सबसे खतरनाक पक्ष। ठीक, तो थोड़ी सी हम इन चीजों के बैकग्राउंड को आपके सामने रखते हैं कि अगर आप भी आदित्य धर की तरह, ठीक है, डिसलेक्सिया के पेशेंट हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने में समस्या है, जो किताबें नहीं पढ़ सकते, जिनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, वो किताबें नहीं पढ़ते, वो अपने निकट की दुनिया के गुलाम हैं। ठीक, उन्हें उतना ही पता है जितनी उन्होंने आसपास देखा सुना या व्हाट्सएप के आईटी सेल के मैसेज में आ जाता है। तो थोड़े से तथ्य मैं आपके सामने रिफ्रेश रख देता हूं ताकि आप उस प्रोपेगेंडा को ज्यादा बेहतर तरीके से देख और समझ सकें, जिसे मैं देख पाता हूं, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम मैंने अपने जीवन में अपने सामने होते हुए देखे हैं। ठीक, तो देखिए, मामला ये रहता है, 2014 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं। तो आपको पता ही है क्यों जीत के आते हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे, उसके पहले अरविंद केजरीवाल कई तरीके से आंदोलन चला रहा था, रामदेव चला रहे थे, और इन सब लोगों ने मिलकर एक प्रोपेगेंडा चला के सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस की मनमोहन की सरकार भ्रष्ट है और एक ईमानदार सरकार चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ये वादा करके आए थे कि वो अब की बार भ्रष्टाचार की मार और फलाना ढिकाना, ठीक, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे पेट्रोल पंप पर खूब लेके रहते थे। काला धन वापस लाएंगे, विदेशों में काला धन भरा हुआ, ये सब बातें करके नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे। ठीक है, और सत्ता में आने के बाद आप देखिए, तुरंत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। ठीक है, बिहार में भी चुनाव क्या बोलते हैं, उस तरह से नहीं जीत पाते हैं। तो बड़े बड़े वादे किए थे और विपक्ष अब इन वादों को पूर्ति की बात कहता था। कहीं किसी ने पेट्रोल के कम होने के, कहीं सिलेंडर कम होने के वादे थे, कहीं 15 लाख देने के वादे थे, तमाम सारे वादे थे। और एक बहुत बड़ी समस्या थी, गुजरात मॉडल का सपना दिखाया गया था, जीडीपी के आकार को या जीडीपी को बढ़ाने का एक सपना दिखाया गया था, और ये सब करना नरेंद्र मोदी के बस के बूते की बात नहीं थी। क्या कर सकते थे? सिर्फ इतना कर सकते थे कि लोगों को भ्रमित करने के लिए और इस देश पे घनघोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस सब हथकंडे का वो इस्तेमाल करें। ठीक, तो वो इस पूरे दबाव के दौर में हम देखते हैं कि एक रात में 2016 में 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आते हैं और एक ऐतिहासिक निर्णय ले लेते हैं। वो ऐतिहासिक निर्णय जो आरएसएस की गटर छाप शाखाओं में, जो गटर नालों पे लगती हैं, वहां पर लंबे समय से बच्चे ये बातें करते रहे कि यार बहुत काला धन होता है, बहुत कांग्रेस की बहुत भ्रष्ट सरकार है, सारे नोट बंद कर दो एक दिन उठा के, तो सारे भ्रष्टाचारियों के नोट खराब हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें सरकार के पास आना पड़ेगा, फिर हम इन्हें पकड़ लेंगे। ऐसी बच्चों वाली बातें वो नालों पर बैठी हुई आरएसएस की शाखाओं में लंबे समय से होते। तो इससे पहले भी मोरारजी देसाई बने थे, उन्होंने भी कोशिश की थी, विफल ही रहे थे। मोदी सत्ता में आते, ठीक, और चूंकि इनके अंदर भी टीस होगी कि यार मोरारजी देसाई तो नहीं कर पाए, मैं ऐसा नोटबंदी करूंगा कि सारे भ्रष्ट लोग मर जाएंगे, ठीक है, या जो भी हो जाएगा, और बस हमारे लोग फायदे में रहेंगे। तो 2016 में हम देखते हैं कि एक नोटबंदी होती है जिसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण यानी पूर्व में जारी की गई मुद्राओं को वापस ले लेना, डिमोनेटाइज कर देना। तो सरकार ने जो मुद्रा जारी की थी वो वापस ले ली। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया देश में कई बार चली, अंग्रेजों के जमाने में चली, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के व्यापारी ने बहुत माल सप्लाई कर करके पैसे कमाए और वो टैक्स नहीं भरते थे, तो अंग्रेजों की सरकार में भी 1940 में डिमोनेटाइजेशन हो चुका था। ठीक, इस तरह का नहीं था, वो रातों रात नहीं बंद करते थे, पुराने नोटों को ले लेते थे, नए नोट जारी करते रहते थे, वैसा होता था। मोरारजी देसाई की सरकार थी तब भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। कोशिश ये थी कि ब्लैक मनी वाले जो हैं फंस जाएंगे, उन्हें मजबूरी में बैंक में आके नोट चेंज करवाने पड़ेंगे और फिर वो पकड़े जाएंगे, ये सब बातें थी, लेकिन तब भी विफल रहा था।
मोदी जी ने अब डिमोनेटाइजेशन किया, विमुद्रीकरण किया 2016 में, रात में आते हैं एकाएक आकर वो घोषणा कर देते हैं कि भाई 500 और 1000 के नोट अब गैर आधिकारिक यानी लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब इनका प्रचलन अब नहीं हो पाएगा। और इससे पहले वो कोई नए नोट जारी ही नहीं करते, नोट बंद हो जाते हैं और नए नोट जारी करने की प्रक्रिया तो शुरू होगी, लेकिन वो पुराने नोट बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये डिमोनेटाइजेशन था, ये इतिहास का बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि देश मूर्खों से भरा हुआ देश है, देश की ज्यादातर जनसंख्या डिसलेक्सिया में रहती है। ठीक, और देश के लोगों में किसी चीज का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। ठीक, तो लोगों ने इस पूरे दौर में हमने देखा कि भाई ज्यादा कुछ विरोध करने की स्थिति में लोग थे नहीं, विपक्ष बेहद कमजोर था, कांग्रेस की सरकार को इतना भ्रष्ट और बेईमान घोषित कर दिया गया था कि उसकी जनता में कोई पकड़ थी नहीं, तो कौन विरोध करता, मीडिया पहले से बिकाऊ है। ठीक, अब ये नोटबंदी करते समय मोदी जी बड़े उद्देश्य बताते हैं, जैसा इस फिल्म में बताया वैसे नहीं, इन्होंने मूल उद्देश्य काला धन वापस लाने की बात की थी, काला धन जो है वो खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दो। ठीक, फिर नकली मुद्रा खत्म हो जाएगी, तो फिर इससे क्या होगा, जाली नोट नहीं चलेंगे, काउंटर करेंसी, काउंटरफेट करेंसी, उसे भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक, आतंकवादियों की टेरर फंडिंग रुक जाएगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रसार होगा। ये मोटे मोटे वादे इन्होंने उस समय किए हुए थे। ठीक, कि ये सब करने के लिए हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, यानी नई मुद्रा, पुरानी मुद्रा बंद कर रहे हैं और उसकी जगह नई मुद्रा जारी करेंगे, ये सब इन्होंने बात की। फिर हम ये देखते हैं कि भाई 2017-18 तक ये डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, कितने नोट वापस आए, नहीं आ पाए, इसका आंकड़ा बहुत देर बाद जारी किया गया, क्योंकि असलियत में 99.3% नोट तो वापस आ गए थे। अगर ये तभी बता देते तो लोग मजाक उड़ाते। लंबे समय के बाद इस आंकड़ा बताया गया कि भाई ऑलमोस्ट 99.3% नोट वापस आ गए, और जब सारे ही नोट वापस आ गए और मात्र 0.7% नोट वापस नहीं आए, यानी 10,000 करोड़ के कुछ नोट वापस नहीं आए, तो पता चला कि सरकार की ये योजना जो थी ये तो फेल हो गई। ठीक, जब सारे ही नोट वापस आ गए तो फिर काला धन कहां पर है? ठीक, ब्लैक मनी, वेयर इज ब्लैक मनी? केवल 0.7% ब्लैक मनी के लिए तमाशा कर रहे थे, उन्होंने तो वैसे ही पकड़ लेते छापे मार के। ठीक, नकली नोटों का क्या हुआ पता नहीं सरकार को। ठीक, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था, नकली नोटों की कोई जवाब वहां पे दिए भी नहीं गए। ठीक, ये जो फिल्म में ड्रामा रचा जा रहा है नकली नोटों के, अरे नकली नोटों की तो कोई बात ही सरकार को ही नहीं पता थी, काले धन की बात हो रही थी डिमोनेटाइजेशन के समय तो। ठीक, नकली नोट होंगे, खराब होंगे, अच्छे होंगे, नकली नोट पहले भी सरकार की बैंकों में थोड़ी आते थे, कोई बैंक में सर नकली नोट लेके थोड़ी आता था, 10 लाख के नकली नोट है बैंक में जमा कर लो, ऐसा तब थोड़ी होता था। नकली नोट तो पैरेलल इकोनॉमी में चलते रहते थे, समानांतर अर्थव्यवस्था में नगद लेन देन में चलते थे, सरकारें ज्यादा उसमें कुछ पहले भी नहीं कर पाती थी। तो डिमोनेटाइजेशन करके नकली नोट बंद हो जाएंगे, अपने आप में एक बचकानी बात होती थी। कौन सा नकली नोट वाला बैंक में आके नोट जमा करता है? कोई बेवकूफी होगा। ठीक, तो वो तो नकली नोट वालों को पता ही है कि सरकार डिमोनेटाइजेशन करेंगी तो उनके नकली नोट जो है बेकार हो जाएंगे, वो नए छाप लेंगे, उसमें उन्हें क्या जा रहा है, नोट ही तो छापना है, कौन से उनके बहुत सारे नुकसान होने वाले रहते हैं। ठीक, तो ये बेवकूफी से किया गया एक काम था, काला धन तो वापस आया नहीं। ठीक है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ज्यादातर नोट वापस भी आ गए, ज्यादा कुछ प्राप्ति भी नहीं हो पाई, जो दिखाता है कि सरकारी सिस्टम भ्रष्ट था, उसने सभी लोगों के नोटों को अंदर ले लिया, जुगाड़ तोगाड़ करके ज्यादातर लोग अपने नोटों को बदलवाने में सफल रहे, और ये पूरी योजना जो है भयानक रूप से विफल सिद्ध हुई। सरकार को इससे ज्यादा कुछ सीधे तौर पर, यानी जो सरकार ने दावे किए थे काला धन वापस आ जाएगा, काले भ्रष्टाचारियों को पकड़ लिया जाएगा, वैसा कुछ हुआ भी नहीं। नकली नोट वगैरह का कुछ आंकड़े वगैरह सरकार ने तब दिए भी नहीं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इस पूरे डिमोनेटाइजेशन के बहुत खतरनाक प्रभाव हुए देश के लोगों पर और अर्थव्यवस्था पर। आदित्यधर जैसे लोगों ने कभी बताया नहीं कि भाई जिस डिमोनेटाइजेशन का तुम ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो अपनी आधी बुद्धि से, इसमें 100 से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए। कितने लोग अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाए क्योंकि रात में आकर साहब ने कह दिया कल से नोट नहीं चलेंगे। अब नए नोट कहाँ आएंगे? बैंकों की लाइन में तभी का एक तो मिलने वाले नहीं, पुराने नोट कहाँ से बदलवा, नए नोट बदल के पुराने एक साथ थोड़ी मिलेंगे, 2-2 हजार ही बदला रहे थे। इतनी ज्यादा परेशानी हुई, लोगों की शादियां नहीं हो पाई, किसानों को परेशानी हुई, मजदूरों को परेशानी हुई, उनकी नौकरियां छूट गई, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया। ठीक है, कारोबार उजाड़ हो गए। ये तत्कालीन प्रभाव था जिस नोटबंदी को ये बेवकूफ आदित्यधर मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। इस नोटबंदी से मतलब पाकिस्तान का क्या हुआ नहीं हुआ, भारत में लोगों के जीने मुश्किल हो गए थे। ठीक, तो ये असंवेदनशीलता है इस दौर के लोगों की कि इन्हें पाकिस्तान का नुकसान दिखा, भारत में जो जनता मर गई, 100 से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े होकर मर,
वो नहीं देखा। भारत में मजदूरी छूट गई लोगों की, भारत में लोगों के कारोबार बंद हो गए, भारत में लोगों के लिए नगद उपलब्ध नहीं था अपने कारोबार करने के लिए, ये सब इन्हें कुछ भी नहीं देखा। ये बेवकूफ पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर रोना रोने बैठा है और देश की जनता को, युवाओं को गुमराह कर रहा है। ठीक, जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। बताया गया कि भारत की जीडीपी जो है ये इसकी क्या बोलते हैं, इस नोटबंदी के कारण इसकी वृद्धि दर धीमी हो गई थी। ठीक है, नोटों की कमी के कारण ट्रांजैक्शन बंद हो गए, जीडीपी की ग्रोथ रेट धीमी हो गई थी। ठीक, अब सरकार आंकड़े तो नहीं बताती पर तिमाही, उस पूरी तिमाही बैठ गई थी, ये जरूर पता चलता है। ठीक, तो ये इसके प्रभाव है। दूसरी तरफ सरकार ने, मोदी सरकार ने इस आपदा में खूब अवसर काटा, खूब मजे उड़ाए। एक तरफ लोगों ने डिजिटल करने के लिए लोग मजबूर हो गए, तो डिजिटल लेन देन करोगे तो सरकार को आपके पेमेंट का पता चल जाएगा, पेमेंट का पता चलेगा तो आपको ऑब्वियस बात है डायरेक्ट सामान लेने पर टैक्स तो आप ऑटोमेटिक दे ही दोगे, तो वो सब तो रिकॉर्ड में जाने लग गया। तो डिजिटल लेन देन करने पर लोग मजबूर हो गए, सरकार का कराधान टैक्स बेस बढ़ गया। माताएं बहनें तमाम सारे लोग जो लंबे समय से अपने एक एक रुपए को जोड़ा करते थे, इकट्ठा पैसा आपको बैंकों में ट्रांसफर ट्रांजेक्शन करना पड़ा, सरकार के आंकड़ों में आ गया, उसके टैक्स भरे, सरकार का टैक्स आधार बढ़ गया। और चूंकि नरेंद्र मोदी इस जीडीपी को बड़ा नहीं कर सकते थे, वो उनकी क्षमताओं से बाहर था, तो वो उन्होंने क्या किया, जो इरेगुलर इकोनॉमी थी, यानी ठेले वाले, ऑटो वाले, जो सरकार की गणनाओं में नहीं आते, मजबूरन अपने पैसे को बैंक में जमा करने के लिए बाधित हुए और वो रेगुलर इकोनॉमी का हिस्सा हो गए, और ऐसे करके जीडीपी का आकार बड़ा दिखाने में इन्हें मदद हो गई। बस आंकड़ों की बाजी करी। ठीक, तो जनता मरी, जनता के रोजगार छिने, जनता की शादियां नहीं हो पाई, 100 से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए, लंबे पूरी तिमाही तक लोग परेशान होते रहे, नई मुद्रा आने में परेशानी हुई, 2-2 हजार रुपए ट्रांजेक्शन में बदलाते थे, लंबी लाइनों में खड़े होकर लोग परेशान होते थे। आदित्य धर, बेवकूफ आदमी, आदि बुद्धि का आदमी, डिसलेक्सिया का मरीज, वो ये बता रहा है ये मास्टर स्ट्रोक था, इसका उद्देश्य काले धन जो पाकिस्तान में बन रहा था उसे नष्ट करना था, आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करना। मतलब ये कैसा आतंकवादी नेटवर्क नष्ट करना? आतंकवादियों को पकड़ो मारो समझ में आया, देश के लोगों को मारो ये कब समझ में आया? ठीक, नदी में किसी एक छोटे से जीव को पकड़ने के लिए पूरा तालाब थोड़ी सुखा देते हैं, सारी मछलियों को थोड़ी मार देते हैं। मतलब नदी में 2-4 मगरमच्छ हैं, अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो पूरा पानी खत्म कर दो, सारी मछलियां मर जाएंगी। ये किस तरह का लॉजिक है? तो चरम स्थिति की मूर्खता है ये। आरएसएस का गटर छाप ज्ञान था जो मोदी ने यहाँ पे लिखाया था, और इन्होंने तो लूट लिया जनता को। इन्हें टैक्स आधार बढ़ गया, जीडीपी का आधार बढ़ाने में मदद हो गई, सारे लोग सरकार के रडार पे आ गए, डिजिटल ट्रांजेक्शन करोगे, इनडायरेक्टली आपको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भरने पड़ेंगे आपको, सब कुछ सामने आ गया। जनता खूब लुटी, सरकार ने पैसे कमा लिए, जनता मरी, लुटी, पैसे कमाए, लोग परेशान हुए। और आदित्य धर मास्टर स्ट्रोक बता रहा है इसे, पाकिस्तान का नुकसान हो गया। अरे बेवकूफ, पाकिस्तान के, भारत की जीडीपी डिप हो गई, भारत का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये सब हो रहा था उस समय जब एक मास्टर स्ट्रोक, जैसे ये कह रहे हैं, यानी बेवकूफी का स्ट्रोक या डिजास्टर स्ट्रोक, मोदी का डिजास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी इस देश में इतने सारे कुप्रभाव लेकर आई हुई थी। ठीक, उसके बाद देख लीजिए क्या बोलते हैं, पूरी इस नोटबंदी से अगर हम देखें तो क्या इससे सच में जो नकली नोट हैं उनका प्रचलन भारत में बंद हो गया था, जैसा कि इस फिल्म में दावा किया जा रहा है? मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, नकली नोट पाकिस्तान के खराब हो गए, और क्या बोलते हैं, उन्हें जला दिया गया, खत्म हो गया, जो भी उस फिल्म में दिखाया गया है वो उतना मायने नहीं रखता। क्या सच में नोटबंदी के बाद नकली नोटों का प्रचलन भारत में बंद हो गया था? क्या सच में नकली नोट आने बंद हो गए थे? ये इसका जवाब आप भी एआई से ले सकते हैं, मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तथ्य आपके निकाल के सामने रखता हूँ, जेमिनी वगैरह से आप किसी से भी ले लीजिए, वो आपको 100 डेटा दे देंगे। ठीक, ये डेटा बड़े अच्छे से ये बताता है 2014 से 16 के बीच 2 वर्षों में 12 लाख के नकली नोट पकड़े गए थे। ठीक है, 15 में देख लीजिए 5 लाख के वित्तीय वर्ष, 16 में 6 लाख के नकली नोट पकड़े गए थे। 2016-17 के बीच देखिए नोटबंदी के बाद 7 लाख के 7.26 लाख के ये नकली नोट पकड़े गए थे। 2017 से 24 के बीच देख लीजिए 18 लाख के नकली नोट पकड़े गए हैं। 2021-22 में 2 लाख के, और उसके बाद 23-24 में 2 लाख के नकली नोट पकड़े गए हैं। इस तरह से कुछ आंकड़े हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है,
ये अलग अलग तरह के नोटबंदी के बाद की बात इसमें बताई जा रही है। ठीक, 17 से 24 के बीच टोटल का यह आंकड़ा भी उपलब्ध है। ठीक, उसके बाद 23-24 में बताया जाता है 2,17,000 क्या बोलते हैं 2,17,396 के नकली नोट बरकले। इसमें सबसे ज्यादा 500 रुपए के नोट, नकली नोट इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में है, 37%। हिंदुस्तान टाइम आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के आधार पर ये छापता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये केवल वो आंकड़े हैं जो बैंकों के जरिए पकड़े जाते हैं। मैंने अभी वो आंकड़े नहीं बताए जो सरकार की बाकी की एजेंसियां पकड़ती हैं। जैसे एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, नेशनल क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छापे मारती है, वो नकली नोट पकड़ती है। वो क्या है तो 2014-15 में देख लीजिए 85 करोड़ के नकली नोट पकड़े हुए थे, पीआईबी का यहाँ दावा है। ठीक है, 2016 से 21 के बीच नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड बताते हैं कि कुल 285 करोड़ के नकली नोटों को जब्त किया गया 2016 से 21 के बीच में। ठीक है, इसमें 2020 में पकड़े गए 82 करोड़ के जो चिल्ड्रन बैंक के डमी करेंसी थी वो भी इसमें शामिल था। द हिंदू ये लिखता है 2022 से 25 के बीच में अनुमानित तौर पे 20 से 40 करोड़ मूल्य की नकली मुद्रा जब्त की गई है, ये रिपोर्ट बताती है। गुजरात में 2023 में 1600 से अधिक, देखिए 16,000 से अधिक नकली नोट पकड़े गए थे। द हिंदू इसका दावा करता रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि नकली नोटों का प्रचलन तो कभी बंद ही नहीं हुआ, तो फिर डिमोनेटाइजेशन के फायदे क्या हुए? और ये फिल्म में जो झूठ बताया जा रहा है कि वो वहां जाके नोट जला दिए, आतंकवाद का टेरर फंडिंग बंद हो गया और नोटबंदी पे मास्टर स्ट्रोक कर दी मोदी जी ने। मोदी जी भी यही हैं, 2016 से 26 हो गया, नकली नोट तो आज भी चल रहे हैं, आज भी बड़ी तादाद में है, बंद तो हुआ नहीं। लोग मर गए 2016 में, लाइनों में लग के मर गए। मोदी जी की माताजी तक को लाइन पे लगा दिया गया नोट निकालने के लिए। नोट तो आज भी नकली के चल रहे हैं, सरकार के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा 500 रुपए के नकली नोट आज भी चलते हैं। हालत इतनी खराब हो गई कि 2000 का नोट वापस लेना पड़ा सरकार को, क्योंकि उसकी बहुत डुप्लीकेसी हो रही थी, नकली काउंटरफेट करेंसी। ठीक, तो नकली नोट चलना तो बंद ही नहीं हुए भैया। तो आदित्य धर की फिल्म में नकली नोट चलना बंद हो जाते हैं, नकली नोटों का टेरर नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यानी जो वास्तविकता, प्रोपेगेंडा के विरुद्ध वास्तविकता यह है कि भारत में कभी भी नकली नोटों का प्रचलन बंद ही नहीं हुआ, वो चलते रहे। अभी भी सरकार को यह नहीं पता कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने नकली नोट है, काउंटरफेट करेंसी है, और लगातार हर साल बड़ी तादाद में नकली नोट तमाम सारी एजेंसियां, पुलिस से लेके एनआईए, तमाम सारी एजेंसियां छापा मार के लगातार पकड़ती रहती। तो फिल्म में लोगों को कौन सा भांग चटाया जा रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आया भाई। नहीं, फिल्म में नकली नोट चलना बंद हो गए, जाकर मार दिया, सब कर दिया। पाकिस्तान में मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, भारत में डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नकली नोट चलना बंद हो गए। जमीन पे तो नकली नोट आज भी चल रहे हैं, और 2016 से एक भी साल नकली नोट चलना बंद नहीं हुए, लगातार नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। तो इस देश की जनता के सामने आदित्य धर ने इतना बड़ा झूठ प्रोपेगेंडा क्यों दिखाया? क्रिएटिविटी के नाम पे, आर्टिस्टिक लिबर्टी के नाम पे आप लोगों को इस तरह से तथ्यात्मक रूप से गुमराह थोड़ी कर सकते हैं। आर्टिस्टिक लिबर्टी आपको रचनात्मक स्वतंत्रता देती है, तथ्यात्मक झूठ दिखाने की स्वतंत्रता थोड़ी दे देती है। ठीक, फैक्चुअल झूठ है ये एक तथ्यात्मक झूठ है कि नकली मुद्राकार सिंडिकेट जो फिल्म में खत्म हो गया मोदी जी की फोटो दिखा दिखाकर, वास्तव में जमीन पर आज भी नकली मुद्रा उतनी ही चल रही है, उससे ज्यादा चल रही है, पहले से ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो फिर देश में किसे उल्लू बनाया जा रहा है? देश के युवाओं को उल्लू बनाया जा रहा है, देश की जनता को उल्लू बनाया जा रहा है, उन माता बहनों को उल्लू बनाया जा रहा है जिन्होंने अपने घर से बाहर, व्हाट्सएप के बाहर कभी दुनिया नहीं देखी, या जो लोग अखबार नहीं पढ़ते उन्हें उल्लू बनाया जा रहा है, या फिर जिन लोगों तक ये जानकारियां जो गोदी मीडिया है वो कभी पहुंचने नहीं देता, क्या उन लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है? पर उल्लू किससे बनाया जा रहा है? क्या उन लोगों को उल्लू बनाया रहा है जिनके मोबाइल में मेरी तरह ही गूगल जेमिनाई है, जिस पे सर्च करके हम पूछ सकते हैं कि 2016 के बाद नकली मुद्रा कितनी पकड़ाई, जो मैंने आपके सामने डेटा रखा हुआ है? क्या उन लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है? देश के लोग सच में इतनी बड़ी डिसलेक्सिया के बीमार लोग हैं कि अपने मोबाइल से तथ्यात्मक जानकारियां भी नहीं पूछ सकते? तो किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है
कि आपके पास आर्टिस्टिक लिबर्टी है, लेकिन आपके पास फैक्चुअल झूठ दिखाने की लिबर्टी थोड़ी है, वो भी एक पार्टी के पक्ष में। तो भाई इस फिल्म में लगातार निरंतर झूठ पे झूठ बताए गए हैं। आर्टिस्टिक लिबर्टी के नाम पर वो फैक्चुअल झूठ बताकर लोगों के सामने मोदी की झूठी इमेज गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 2016 से आज तक लगातार नकली नोट पकड़े जा रहे हैं बड़ी तादाद में। तमाम सारी एजेंसियां पकड़ रही हैं और उनकी संख्या बहुत सारी है। तो नोटबंदी से नकली नोटों का प्रचलन बिल्कुल बंद नहीं हुआ। फिल्म में झूठ दिखाने से जमीनी सच्चाई नहीं बदलती। ठीक, इसे थोड़ा आप नोट करिएगा। आदित्य धर डिस्लेक्सिया का पेशेंट, वो झूठ बता रहा है क्योंकि वो बीमार है। ठीक, ये भी है। उसके बाद देख लीजिए 2000 के नोटों को 2023 में सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि इनमें 86% देखिए जालसाबी में कमी आ गई थी। इन पे बहुत ज्यादा ज्यादा नकली नोट 2000 के ही बन रहे थे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा बेवकूफी भरी एक अपने आप में मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी का कि 1000 का नोट बंद करो क्योंकि उसके नकली नोट बन रहे हैं, उसके बदले में 2000 का नोट जारी कर दो ताकि पाकिस्तान के लोगों को कॉपी करके नकली नोट बनाकर ज्यादा मात्रा में नोट सप्लाई करने में मदद हो जाए। समझते हैं? 1000 का नकली नोट बनाओगे 10 और 2000 के भी 10 ही नोट बनाओगे तो 10 ही नोट लाने में आपको वो संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये अजीब सी मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला हुआ था। ठीक, जो मुझे लगता है आदित्य धर को समझ में नहीं आएगा उसके, क्योंकि उसके पास उतना तर्क बुद्धि उपलब्ध नहीं है। और देश की जनता ने तो 2014 के पहले ही देश तर्क और बुद्धि विवेक को बेच खाया है। ठीक, ये तो है। फिर एक और प्रश्न है कि भाई नकली नोट तो चलना बंद नहीं हुए, जिस फिल्म में दावा किया गया वो तो है ही नहीं। क्या आतंकवादी घटनाक्रम बंद हो गए? क्या आतंकवाद का टेरर नेटवर्क जो इस फिल्म में मोदी सरकार और उसके रॉ के भी, आईबी के एजेंट, तमाम सारी खुफिया विभाग के एजेंट खत्म कर देते हैं, पाकिस्तान में घुसकर मार देते हैं, क्या कोई आतंकवादी घटनाक्रम बंद हो गया? मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ नोटबंदी के बाद के कुछ आतंकवादी घटनाक्रम के। देख लीजिए 2016 में ही देख लीजिए, नगरोटा आर्मी बेस पर हमला होता है। ठीक है, और इसमें 7 सैनिक मारे जाते हैं। ठीक है, सुकमा में नक्सली हमला होता है और उसमें 25 जवान मारे जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान 2017 में हमला होता है जिसमें 7 तीर्थयात्री मारे जाते हैं। सुजबा आर्मी कैंप पर हमला होता है 2018 में, उसमें क्या बोलते हैं 6 सैनिक मारे जाते हैं, एक आदमी की मौत होती है। पुलवामा हमला होता है 2019 में, ये तो पता ही है 40 जवान शहीद होते हैं। फिर मोदी जी चुनाव के समय नौटंकी करते हैं और फिर सर्जिकल स्ट्राइक नाम का गड्ढे में हथियार बम फेंक के आ जाते हैं और फिर वोट मांग लेते हैं। ठीक, ये तो आपको भी पता है। गढ़चिरौली नक्सली हमला होता है, फिर देख लीजिए 15 पुलिसकर्मी फिर मारे जाते हैं। और पुंछ राजौरी हमला होता है 2023 में, इसमें देख लीजिए कई जवान शहीद होते हैं। ये लगातार चलते ही रहता है। रियासी बस हमला 2024 में देख लीजिए, इसमें 9 लोग मारे जाते हैं। ये लगातार चल रहा है। और अभी हाल ही में, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर, और उससे पहले का जो पहलगांव हमला, वो तो आपको पता ही है। तो लगातार दिल्ली में अभी फिर हमला हुआ था बिहार चुनाव के पहले, कमी थोड़ी हुई। आतंकवादी घटनाक्रम तो लगातार चलते ही आ रहे। ठीक, फिर उसके बाद भारत में क्या काले धन का प्रचलन बंद हो गया है? तो काले धन का कभी प्रचलन बंद नहीं हुआ। अभी भी काला धन जो है, नकदी जो है, अभी भी चल रही है। इनफैक्ट बीजेपी ने इस काम को और सरल बना दिया। 2016 के पहले लगभग 15 से 17 लाख करोड़ की नगद बाजार में था। इन्होंने 2025-26 तक देख लीजिए 34 लाख करोड़ का नगद बाजार में पहुंचा दिया। तो इतना नगद प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने, कैश करेंसी इतनी बढ़ा दी है कि उसमें उतनी ज्यादा मात्रा में नकली चलाने की गुंजाइश बढ़ गई है। ठीक, ऑब्वियस बात ये भी है। उसके बाद भ्रष्टाचार बीजेपी के राज में चरम स्थितियों पे है। 99.3% पैसा वापस आना ये दिखाता है कि सिस्टम में लोगों ने किसी तरह से जुगाड़ सेटिंग करके अपने पैसे को नोटबंदी में कन्वर्ट करा लिया था। सिस्टम आपका भ्रष्ट है, ये दिखाता है। ठीक, ये भी है। उसके बाद देखिए एक फिल्म में बड़ा हास्यास्पद आरोप लगाया गया। फिल्म की रोचकता यही है, आदित्य धर जो डिस्लेक्सिया का पेशेंट है, उसने अपनी, जिसने ज्यादा किताबें शायद नहीं पढ़ी हुई है, उसने अपनी सहज बुद्धि से एक और दिमाग लगाया। वो दिमाग भी देखिए। तो फिल्म में यह दावा किया गया कि भारत के एक नेता, यानी कांग्रेस का कोई नेता,
वो भारत की जो मुद्रा प्रिंटिंग प्लेट्स होती हैं, यानी नोटों को छापने वाली जो प्लेट्स होती हैं, यानी डाई, जिन पे छाप कर निशान लिया जाता है, वो पाकिस्तान को दे देते हैं। ठीक, आप सोच के देखिए, मतलब भारत का कांग्रेस का नेता पाकिस्तान के एजेंटों को नकली नोट छापने के लिए भारत की जो डाई होती है, प्रिंटिंग जो प्लेट्स होती हैं, वो पाकिस्तान को दे देता है। ठीक है, ये भी है। और ये कहां पर होता है? भारत का एक केंद्रीय मंत्री रहता है, उनके बेटे ने दुबई में पाकिस्तान के खुफिया एजेंट आईएसआई को करेंसी प्रिंटिंग प्लेट सौंप दी। फिल्म में ऐसा दिखाया गया। अब दर्शकों, मतलब ये बात ही अपने आप में बड़ी अजीब सी है। मतलब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का मंत्री, मोदी जी के पहले, ठीक, और भारत में जो नोट छापने वाली जो आरबीआई के अंतर्गत पूरी प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, वहां से निकालकर नोट छापने की जो प्लेट होती है, जिससे नोट छापे जाते हैं, ऑब्वियसली वो एक प्लेट तो नहीं होती, वो तो अलग, जितनी करेंसी होती है, जितनी आपके डिनोमिनेशन होते हैं, उतनी प्लेट्स होंगी। अब ये तो अपने आप में आधे धर की आधी बुद्धि है, जितनी बुद्धि उतनी लगा लेता है। जैसे व्हाट्स अंधभक्त लोग होते हैं, उनका आईक्यू अमीबा के बराबर होता है, उतनी ही लगा लेते हैं। ठीक, तो वो प्लेट ले जाकर वो वहां पे दे रहा है। ठीक, अब आप सोचो, अब इसमें सबसे बड़ी कॉमेडी ये है कि भाई कांग्रेस के नेता पाकिस्तान को नकली मुद्रा छापने के लिए प्लेटें क्यों देंगे? भाई कांग्रेस का इससे क्या फायदा? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जितने चाहे नोट छपवा सकती है और प्रचलन में ला सकती है। वो पाकिस्तान से नकली मुद्रा क्यों छपवाएंगे? मुझे तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक, मतलब पाकिस्तान नकली नोट छापेगा, कांग्रेस के लोग उसे प्लेट देंगे नोट छापने की, फिर वो छाप कर नोट वो पाकिस्तान भारत में लाएगा और फिर भारत में वो चलाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो इसमें कांग्रेस का क्या फायदा है? कोई सेंस नहीं है इस पूरी बात का, सेंसलेस बात है। पर कांग्रेस खुद क्यों नहीं ज्यादा नोट छाप लेती? उसकी तो सरकार थी ना, वो खुद ही नहीं ज्यादा नोट छपवा लेती और जैसे चाहे यूज कर लेती, जैसे मोदी अभी नोट छाप के यूज कर रहे हैं। सरकारों पे तो ये सुविधा अपने आप होती है। हर साल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, भारत सरकार का जो बजट होता है उसमें प्राइमरी डिफिसिट यानी प्राथमिक घाटा हर साल होता है। प्राथमिक घाटे का मतलब होता है आय कम होती है जबकि व्यय ज्यादा होता है। ठीक, तो सरकार की इनकम तो कम ही है, खर्चे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो पहले ये नियम हुआ करता था कि सरकार के जो इनकम है, ठीक, वो कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो सरकार उतने पैसे जो से खर्चे के लिए चाहिए वो आरबीआई से नए नोट छपवा कर ले लेती थी। और उसके बदले में पुरानी सरकार, अटल बिहारी के पहले तक, अपने ट्रेजरी बिल यानी अगले साल जो सरकार को टैक्सों के रूप में आए होगी उस बिल को आरबीआई के यहाँ गिरवी रख देती थी। फिर जब ये पैसा आता था तो वो नई मुद्रा जो छापी है उसके उसके उसका एक्सचेंज हो जाया करता था। फिर अटल बिहारी आए, उन्होंने कहा अरे ये क्या गड़बड़ है। 2004 में उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चलेगा भाई, हम सरकार ऐसे कहां तक पैसे देती रहेगी। तो नया नियम हो गया। नया नियम अब क्या हो गया? ये है वेज एंड मीन्स एडवांस, इसे कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम। अब सरकार आरबीआई के सामने कोई ट्रेजरी वेजरी बिल गिरवी नहीं रखती है। अब ये नियम हो गया कि हर 6 महीने में कुछ हजार करोड़ के नोट छाप पर आरबीआई सरकार को देगी और सरकार उसका उपयोग अपने निजी जो भी काम करने में कर लेगी, प्रचलन में कर लेगी, खर्चे वर्चे में कर लेगी। बस ये ऐसा ही चलता रहता है। इसके बदले में अब ये वापस वापस देने का चक्कर नहीं होता। और ये इस तरह से सरकार की जो आय कम होती है और खर्चा अधिक होता है, जिससे प्राइमरी डेफिसिट होता है, प्राथमिक घाटा होता है, वो अब भारत की बजट में नहीं दर्शाया जाता। ठीक, जितने खर्चा हो गया, इनकम नहीं हो रही, जैसे 100 रुपए खर्च हुए, अब इनकम अकेली आपकी 80 रुपए की है, तो नए नोट छाप लिए, यूज कर लिए, 100 हो गए पूरे बराबर, खत्म, खेल खत्म, कुछ नहीं। अब ये चलता है। ठीक, ऐसे नई मुद्रा छप के सरकार प्रचलन में लेती है। तो अब ये आदित्यधर इतना पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, डिसलेक्सिया का पेशेंट है, किताबें विताबें पढ़ी नहीं, आता जाता कुछ है नहीं है। व्हाट्सएप से वो जो आईटी सेल के वो होते हैं वो पकड़ लेता है। प्लेटें होती थी जैसे इनका चलता है ना, प्लेटें कांग्रेस के नेता ने प्लेटें दे दी उधर पंजाब पाकिस्तान के नेता को, ठीक है, उसने नई मुद्रा नई नोट छाप ली। अरे बेवकूफ, वो खुद ही यहाँ नोट छाप सकते हैं यार। कांग्रेस के नेता जितनी चाहे नोट छाप सकते हैं, उन्हें कौन रोक रहा है यहाँ पे? वो तो खुद नए नोट छाप के यूज कर लेते। पाकिस्तान से क्यों छपवाएंगे नकली नोट? व्हाट इज द लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। मतलब इस पूरी फिल्म इस भयानक रूप से कुतर्कों पे खड़ी है। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता पढ़ती नहीं है। गंवारों की पूरी फौज है इस देश में। किताबों से नफरत है इस देश के लोगों को।
व्हाट्सएप से प्रेम। व्हाट्सएप पे वो 4 पॉइंट का मीम आ गया आईटी सेल का, राम राम जी लिखकर, कांग्रेस के लोग खराब होते हैं, देशद्रोही होते हैं, फलाना ठिकाना, इन्होंने एक बार प्लेटें बेच दी थी फलाने दिखाने, ऐसा ऐसा गांधी जी ने कहा था 50,000 करोड़ इतना है, पाकिस्तान को टीन खरीदने के लिए दे दो ताकि उनके यहाँ छप्पर हो जाए। ऐसी झूठ जिसकी कोई सीमा नहीं, कुछ भी बोल दो। तो जनता तो मूर्ख है, डिसलेक्सिया पूरे समाज को हुआ पड़ा है, आदित्य धर की तो मजबूरी है, तो बीमार है, पर ये समाज तो बहुत 14 के बाद बीमार हुआ, तो इससे कुछ पता ही नहीं। तो प्लेटें विलेटें देने की पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान को भारत के नेता से प्लेट लेने की भी जरूरत नहीं। पाकिस्तान तो खुद प्लेट बना लेता है, वो तो खुद अपनी मुद्रा छापता है, वो ऐसी प्लेट बना लेगा, उसे कौन सी परेशानी। प्लेट बनाना कौन सी बहुत बड़ा तकनीकी काम है, ठीक। जब वो खुद ही नोट छापता है तो भारत की जैसी प्लेट बनवा लेगा, उसमें क्या बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा इशू होता है क्या। तो ये मतलब ऐसे बचकानी सी बातें केवल लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जहर भरना, आम आदमी के दिमाग में जहर भरना। देखो कांग्रेसी कितने झूठे थे, वो पाकिस्तान के एजेंट थे, वो प्लेटें दे देते थे नोटों की। अरे यार क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, मेक सम सेंस, पढ़ तो लो। कांग्रेस को पाकिस्तान को प्लेट देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही नोट छाप लेते जितने चाहे, अगर उन्हें छापने होते तो। जैसे मोदी जी आजकल कितने नोट छाप रहे हैं किसी को नहीं पता, ठीक। तो ये सेंसलेस बात है, पूरी तरह से सेंसलेस दावा है। और इस दावे में सबसे गंदी चीज ये है कि कांग्रेस के एक नेता पर आरोप भी लगा दिया गया। देख लीजिए, बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये प्लेट वाले जो प्रकरण है, ठीक है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, बताता है अपना ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी घटना होने के कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्मों के दृश्य जो है, पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम के नाम से दावा किया जा रहा है। भाजपाई लोग दावा कर रहे हैं कि पी चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम ने ये जो प्लेटें ले जाकर जो इनके बेटे पाकिस्तान को दे दी थी, ठीक है, बताओ मतलब। और पाकिस्तान नकली नोट छाप कर भारत में लाता था, ठीक। किस लिए लाता था, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, टेरर फंडिंग हो जाए, आतंकवादी, मतलब पाकिस्तान, कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के जरिए भारत में आतंकवादी घटनाक्रम करवाती थी, नकली नोट चलवाती थी, ताकि उसकी सरकार कमजोर हो जाए, गिर जाए और बीजेपी सरकार बना ले। तो क्या लॉजिक है इस पूरी बात का, मुझे बताइए, मेक सम सेंस, इस बात का सेंस बनाओ। तो कहीं कोई सेंस नहीं है इस पूरी फिल्म में, इस फिल्म में कहीं सेंस ही नहीं, क्योंकि समाज ही नॉनसेंस है, इसलिए ऐसे कोई भी नॉनसेंस बात पकड़ा दो, इससे कोई, मतलब भारत के लोगों को तर्क से कोई लेना देना नहीं, तर्क और तार्किकता से उनका कोई लेना देना नहीं, फैक्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं है, फिक्शन से मतलब है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्या होता है नहीं होता, व्हाट इज द प्रोसेस, कुछ नहीं पता। मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई ये मीडिया पे बैठे लोग, प्रिंट मीडिया पे बैठे लोग, फिल्म के विश्लेषक लोग, ये इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं, वो भी अनपढ़ हैं, गधे हैं एक नंबर के, उन्हें भी कुछ नहीं पता, वो भी बड़ी सतही किस्म की आलोचना इसमें कर रहे हैं, खेत में के। अरे वो इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है यार इस फिल्म में, देखो ना, जो होता ही नहीं है वो बोल रहा है। ये भी नहीं पढ़ते, ये कुपड़ हैं इस तरफ वाले, और वो बीजेपी वाले अनपढ़ हैं। तो अनपढ़ जो चाहे बोल देता है, कुपड़ अपना आधा दिमाग लगाता है, पढ़ना लिखना दोनों कोई नहीं है। जनता तो पूरी की पूरी मूड है, मूडमती, ठीक, उसे तो जो चाहे पकड़ा दो, प्रोपोगेंडा से मतलब है, जिस चीज को चिल्लाने लगो ये जनता उसी को मानने लगती है। तो कार्तिक चिदम्बरम और पी चिदम्बरम पर ये सोशल मीडिया पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्लेटें बेची। मुझे इतनी हंसी आ रही है दर्शकों में, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने बरसों बच्चों खुद पढ़ी है, पढ़ाता भी है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक सब्जेक्ट होता है सिविल सर्विसेज में। मुझे इस बात को लेके इतनी हंसी आ रही है यार, मतलब वो क्यों प्लेटें बेचेंगे यार, वो खुद नोट छाप लेते यार दोनों, अगर छाप सकते होते तो पाकिस्तान से नकली नोट छपवाएंगे, मतलब क्यों करेंगे ऐसा यार, व्हाट इज द सेंस, मेक सम सेंस। और पाकिस्तान इनसे क्यों लेगा प्लेटें, वो तो खुद ही नई प्लेट बना लेगा जब चाहे, मतलब ये प्लेट बनाना कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, वो एटम बम बना सकता है यार, प्लेटें भी बना सकते हैं वो लोग, ये सब भी कॉपी कर सकते हैं। सेंसलेस, मतलब एक बचकाना सा आरोप इसमें दिखता है, ठीक। तो ऐसे कर कर पूरा बीजेपी आईटी सेल जो बरसों तक झूठ बोलता रहा, उसी झूठ को जोड़ जाड़ के, मतलब ये जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे दर्शक होते हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, उन्होंने बताया रामचरितमानस के फलाने दोहे में ये लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तुलसी रामायण में लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे स्क्रीनशॉट इकट्ठे करते रहते हैं, किताब कभी नहीं पढ़ते, उसके आधार पे वो बस
बोलना शुरू कर दिया, यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा, फलाना ढिकाना। ऐसे ही व्हाट सोशल मीडिया पे ये अंधभक्तों की दुनिया है। 4 पॉइंट आ जाते हैं बीजेपी आईटी सेल से, कांग्रेस के फलाने नेता थे, वो बीजेपी के एजेंट थे, उन्होंने प्लेटें बेच दी थी, ठीक है, इससे पाकिस्तान ने नकली नोट छाप लिए थे। यही जो सोशल मीडिया पे गप्पे थी, वो आदित्य धर ने क्या किया, यही सब जोड़ जाड़ के, जो कि इसे लगता है सच है, ठीक है, वो उसने फिल्म बना दी। और मजेदार बात है कि वो उस पूरी सोशल मीडिया की आईटी सेल की सोशल मीडिया के ज्ञान को पूरे देश को पढ़ा रहा है। लो बेटा, अब इस ज्ञान को तुम ग्रहण करो, इस झूठ को तुम भी सच मान लो। ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि जो लोग खुद किताब नहीं पढ़ते वो अपने निकट की दुनिया के गुलाम होते हैं। जितना बता दिया उतना ही उन्हें पता है। स्क्रीनशॉट में जितना लिखा हुआ है, तुलसी रामायण में ये लिखा है, फलाने में लिखा, उतना ही पता है, खुद तो पढ़ा नहीं। ठीक, वो यूट्यूब पे बैठा व्यक्ति जितना कह देता है उतना ही हमें पता है, उतनी दुनिया देखी है, बाकी तो मान्यता है, मान लिया। ठीक, मानते हैं, सच तो हमने भी नहीं पढ़ा। यही भारतीयों की एक बहुत पुरानी कमजोरी है, आज की कमजोरी नहीं है। उन्हें जो चाहे जितनी दुनिया दिखाता है उतनी सी दुनिया में घूमते रहते हैं, उससे ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आदित्य धर की भी यही समस्या है। इतने बड़े हिस्टोरिक, मतलब ये फैक्चुअल ब्लंडर है ये, अगर हम कहें तो किसी को भी इस तरह के ब्लंडर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा ब्लंडर है, वो अपनी अज्ञानता से कर रहा है। मुझे लगता है वो पढ़ा भी नहीं है इतना। उसने फिल्म लिखी, उसके लोगों ने फिल्म लिखी, जिसने भी फिल्म लिखने वाले कितने ही पढ़े लिखे होते हैं, आपको भी पता है कि कौन सा वो इकोनॉमिक्स पढ़ के इन सब फैक्चुअल चीजों को करेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे जो छप रहा है वही चला रहे हैं, यही सब चलता रहता है। आपको पता होगा ना दर्शकों, व्हाट्सएप पुराना, बहुत पुराना व्हाट्सएप का ज्ञान मैं आपको बता देता हूँ। कुछ साल पहले तक, यानी कुछ दशक पहले तक, आरएसएस की शाखाओं में सिखाते थे, गांधी जी ने मरते समय हिराम नहीं बोला था, हरामी बोला हुआ था। ठीक, ये लोग ये बच्चों को भी बताते, गांधी जी ने बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चादर, यानी टीन की चादर देने के लिए 50 करोड़ देने के लिए बोल दिया था। उस समय इतना ही लॉजिक था ना, टीन की चादर, हरामी। ठीक है, अब क्या हो गया, मामला थोड़ा बड़ा हो गया, 60,000 करोड़ और प्लेटें मिलेटें, मतलब अब थोड़ा सा लॉजिक बड़ा लगने लगा। पहले चादर और छप्पर के बराबर ही लॉजिक होता था, ठीक, तो अब थोड़ा लॉजिक बढ़ गया। मतलब टुन्नियों के भी अपने टुन्नी पने के लॉजिक होते हैं, उतना सा हो गया। आदित्य धर जैसे लोगों का भी लॉजिक है, ठीक, लॉजिक सबके पास होता है अपने सीमित दायरे में। तो ये प्लेटो वाला मामला भी बड़ा अजीब गजीब सा मामला है। आप हंसी सकते हैं, जो लोग इस पूरे मामले को समझते हैं उनके लिए हंसने वाली बात है। आम आदमी सच मान के बैठा होगा, हाँ भाई कांग्रेसी लोग प्लेट व्लेट बेच देते हैं, ये सब यही धंधा तो करते हैं, कप प्लेट और ये सब बेचने का धंधा करते हैं। ठीक, मतलब खुद नोट ना छापेंगे, पाकिस्तान को प्लेट बेच देंगे। ठीक, उसके बाद ये देख लीजिए कि मतलब ये तो ठीक है, कांग्रेस के भ्रष्ट हैं, चिदम्बरम ने प्लेटें बेच दी, ये सब सोशल मीडिया पे फिल्म में कुछ दिखाते हैं, आधा सोशल मीडिया पे पूरी झूठ बना लेते हैं। लेकिन सच में इस देश में कौन सी पार्टी के लोग नकली नोटों का धंधा करते हैं, ये एक गंभीर प्रश्न है। हम जब इस प्रश्न को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जेमिनी से पूछते हैं कि पिछले 11 वर्षों में 2024 से 25 के दौरान कितने बीजेपी के नेता नकली नोटों का अवैध कारोबार करते हुए पकड़ा या तस्करी करते पकड़ा, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। ठीक, क्योंकि ये विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग होंगे, चलिए वो तो गद्दार है, पर ये जो संस्कार और चरित्र की बात करने वाली बीजेपी है, इसके नेता नकली नोटों का धंधा कैसे कर रहे हैं। ठीक, और ये कैसे पकड़ा रहे हैं भाई। अब इन्हें मारने कौन सा हमजाली आएगा, और इन्हें कौन पकड़ेगा। पाकिस्तान में तो जला है, ये भाजपाइयों को कौन पकड़ेगा। तो हमें आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में राकेश एझा चेरी, ठीक है, त्रिशूर जिले के थे, भाजपा युवा मोर्चा के थे। पुलिस ने इन्हें 17, बीजेपी की पुलिस नहीं पकड़ा हुआ है, ठीक है। 2017 में इनके घर से 1.37 लाख के नकली नोट और प्रिंटिंग मशीन और स्याही जब्त की गई थी। मतलब ये तो, मतलब कहानी फिल्म में ये कि प्लेटें बेच रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले प्लेटों से नकली नोट बना रहे हैं, और बीजेपी के लोग घर में ही प्रिंटिंग प्रेस और मशीन और कंप्यूटर से नकली नोट बना रहे हैं। यार मतलब हद है ये मौकरी की। देश की जनता क्या सच में इतनी बेवकूफ है कि पाकिस्तान के लोग तो प्लेटों से बनाएंगे नोट, और बीजेपी के नेता घर में ही कंप्यूटर, मशीन और प्रिंटर रख के नोट छाप लेंगे। अब आप बताइए, ये तो 2017 में बीजेपी के ये युवा मोर्चा के व्यक्ति थे राकेश, ये पकड़ाए, घर में ये प्रिंटिंग मशीन और ये सब रख के बैठे हुए थे। उसके बाद आमिर हसन 2023 में पकड़ाया,
नवगांव पुलिस ने इसे पकड़ा। भाजपा युवा मोर्चा का ये नेता था, ठीक है, और नकली मुद्रा की तस्करी का आरोप इस पर लगा हुआ था। नोट छापने वाली मशीन भी इस पे, बीजेपी वाले प्लेट व्लेट का खेल नहीं खेलते, घर में ही मशीन रखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर और प्रिंटर छाप लेते हैं, ठीक। इनकी समस्या दूसरी, ये प्लेटे व्लेटा वाला कांग्रेसियों का था, प्लेट बेच के पाकिस्तान से छपवाते थे, बेचारे कम बुद्धि वाले थे ना। भाजपा ही तो घर में ही छाप लेते हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए मनीष शर्मा, ये पश्चिम बंगाल में 2016 में, दिसंबर 2016 में रानीगंज में भाजपा के विधानसभा उम्मीदवार थे। शर्मा कोलकाता पुलिस ने 33 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था, ठीक है। मुझे लगता है वो हम जाने सारे नकली नोट यहीं बीजेपी वालों को दे दिए हो, ठीक, जलाए नहीं होंगे दर्शकों, 60,000 करोड़ के नोट जला दिए, वो झूठ है, मुझे लगता है बीजेपी वालों को सप्लाई कर दिए होंगे, ठीक। तब तो ये पकड़ा रहे हैं, देख लीजिए 2016 में ही तो पकड़ा गया ये आदमी, ठीक, मनीष शर्मा, ठीक। पुराने नोटों से बदलने का धंधा चल रहा था। उसके बाद पंकज कुमार लाल, ये देख लीजिए 2026 में हरियाणा बिहार की एसटीएफ समस्तीपुर जिले में भाजपा जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल को गिरफ्तार किया। उन पर नकली नोटों को दोगुना करने का रैकेट चला रहे थे। उसके बाद JVR अरुण 2016 में पकड़ाए थे, सेलम भाजपा युवा मोर्चा के सचिव थे। 2016 में 20 लाख की नकदी के साथ, नकली नकदी के साथ, ठीक है, ये पकड़ाए हुए थे। उन्होंने नोटबंदी को सक्रिय समर्थन किया हुआ था, नोटबंदी के समर्थन भी कर रहे थे और नकली नोट भी बेच चला रहे थे, ठीक। गौतम तिवारी पकड़ाए हुए थे 2026। और उत्तर प्रदेश में भाजपा जिला महामंत्री, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 500 के नोटों को गड्डियों के साथ दिख रहे थे, हालांकि उसमें से तंत्र मंत्र का हिस्सा भी बताया जा रहा है। ये सभी पकड़ा चुके हैं। उसके बाद नरेंद्र कुमार मोदी के पिछले, हाँ, तो ये कुछ थोड़े से उदाहरण, क्योंकि मेरे पास परेशानी है कि मुझे ये जल्दी खत्म भी करना है। आप खुद सोशल मीडिया पे जाइए और AI पे जाइए और ये लिखिए, आपको एक लंबी लिस्ट आ जाएगी कितने बीजेपी के लोग नकली नोट का धंधा करते हुए पकड़ाए। तो आदित्य धर जी, मेरी आपसे अपील है कि एक बार इस हमजा को, इन भाजपाइयों को मारने भी भेजो जो नकली नोट चला रहे। पाकिस्तान में तो मार दिया, आग लगा दी, इधर इनके यहाँ ये तो प्रिंटर विंटर मशीन रख के सब बैठे, इन्हें भी पकड़ो, एक फिल्म इनके लिए भी बनाओ। कहाँ पाकिस्तान जा रहे हो, पहले घर तो साफ कर लो, यहीं पे बीजेपी के लोग नकली नोट का धंधा कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, फिर हम ये नकली नोट का तो हो ही गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम ये पूछते हैं कि पिछले 11 सालों में 14 से दौरान बीजेपी या उससे जुड़े संगठन के कितने कार्यकर्ता पदाधिकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जासूस रहे हैं। मतलब आरोप तो कांग्रेसियों पे लग रहा है, पर परेशानी ये है कि बीजेपी के कितने लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी पाकिस्तान के एजेंट, ISI के एजेंट के रूप में फंडिंग करते हुए पकड़ा है, और बीजेपी की सरकार में पकड़ा है। मैं किसी और की बात भी नहीं कर रहा ताकि कह दो कि झूठ है, ठीक। तो 14 से 25 के बीच कौन कौन पकड़ा है, तो देख लीजिए, लिस्ट है पूरी, आप जाकर सोशल मीडिया उस पर क्या बोलते हैं AI पे ढूंढ सकते हैं, ठीक, या अलग अलग न्यूज भी देख सकते हैं, ठीक। ध्रुव सक्सेना, मध्य प्रदेश 2017 भोपाल जिला भाजपा IT सेल का ये समन्वयक था, ठीक है, और फरवरी 2017 में पकड़ाया हुआ था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने, ये बीजेपी वाले ने 10 अन्य लोगों के साथ इसे गिरफ्तार किया था। इस पे आरोप था कि अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था, जिसके जरिए भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के हैंडलर को भेज रहा था। मतलब वो हमजा वहां मार रहा है, यहां भाई लोग पाकिस्तान में टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए जानकारियां दे रहे हैं, ये बीजेपी के लोग। फिल्म में हमजा मार रहा है, ठीक है। क्या जनता को कौन सी भांग पड़ा रहे हो यार, मतलब कुछ तो सच के आसपास कुछ तो दिखाते यार, इतना कोरा झूठ। मतलब बीजेपी बहुत राष्ट्रवादी है, नरेंद्र मोदी घर में घुस के मारते हैं, अंदर बीजेपी के लोग ही पाकिस्तान के एजेंट बन के घूम रहे हैं यहाँ पे, और बीजेपी की सरकारी पकड़ रही है, ठीक है। पार्टी ने अपने इससे क्या बोलते हैं, इन्हें पार्टी से संबंध होने से इनकार कर दिया था बात, ठीक। फिर 2000 देख लीजिए 2017 में बलराम सिंह, 2019 में भी, 17 में भी पकड़ाए, 19 में फिर से पकड़ाए। ये बजरंग दल के नेता और भाजपा कार्यकर्ता थे। इनके ऊपर 2017 में ध्रुव सक्सेना के साथ गिरफ्तार किए गए थे। फिर 2019 में दोबारा सतना में गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान के हैंडलर के इशारे पर टेरर फंडिंग और जासूसी के लिए धन जुटाते थे। देख लो, मतलब वो हमजा वहां घुसेड़ रखा है, पाकिस्तान में मार रहा है, मुंडियां तोड़ रहा है लोगों की, टेरर फंडिंग यहाँ पे देख लो ये कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। ये देखिए ना, ये 2017 की रिपोर्ट है, देख लेना आप सर्च करके, ठीक। उसके बाद देखिए ज्योति मल्होत्रा 2025 में पकड़ाई, ये भाजपा कार्यकर्ता थी, हिसार हरियाणा की, और 2025 में देखिए ने 10 अन्य लोगों के साथ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। इन्होंने पैसे के बदले पाकिस्तानी एजेंट के साथ गोपनीय जानकारियां साझा की थी, ये भी देख लीजिए। उसके बाद अन्य मामले और भी हैं। जितेंद्र ठाकुर, मोहित अग्रवाल 2017 में मध्य प्रदेश ATS ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित थे। फिर
तालिब हुसैन शाह जम्मू कश्मीर 2022 में पड़ा है। लश्कर ए तैयबा के आतंकवाद संगठित थे। बाद में पता चला कि उसने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आईटी सेल के प्रभारी के रूप में भी पद हासिल कर लिया था। ठीक, ये सब भी है। फिर 2000 पिछले दो, ये तो है ही है। तो बीजेपी के पदाधिकारी नकली नोटों का धंधा करते पकड़ाए हुए हैं इस पूरे दौर में। बीजेपी के पदाधिकारी पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट के रूप में पकड़ाए हुए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2024 से 2014 के बीच भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की सेना और भारत सरकार के कई अधिकारी कर्मचारी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ाए गए हैं। आदित्य धर पता नहीं कौन सी काल्पनिक दुनिया में रह रहा है, पाकिस्तान में जाके हमजा से मरवा रहा है। यहीं तो बैठे हैं इतने लोग, नहीं तो मार लेते भाई। तेरी फिल्म में तू कहां पाकिस्तान भागता घूम रहा है। ठीक, तो देख लीजिए, इसमें बहुत सारी लिस्ट है। सबसे पहले डीआरडीओ में चलते हैं। ठीक है, रक्षा विज्ञान संस्थान डीआरडीओ में देखिए प्रदीप कुरुलकर, ठीक है, 2023 में पुणे स्थित डीआरडीओ लैब में निर्देशक थे। उन पर पाकिस्तान में महिला एजेंट के साथ व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए मिसाइल सिस्टम और अन्य गोपनीय जानकारी करने का देने का आरोप था। निशांत अग्रवाल ये 2018 में पकड़ाए थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के युवा इंजीनियर थे। ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी तकनीक जानकारी पाकिस्तान और अमेरिकी एजेंटों को भेजने का आरोप लगा हुआ था। ठीक है, 2024 में इन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। ये भी सुन लीजिए। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के फिर गुरप्रीत उर्फ गोपी फौजी 2025 में पकड़ाया, अमृतसर में गिरफ्तार किया। सेना का जवान था। ठीक है, ये भी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को साझा कर रहे थे, हैंडलर बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद हैंडलर जो है राणा जावेद, उससे संबंध उसमें थे। प्रदीप कुमार ये पकड़ाए हुए थे। ठीक है, संवेदनशील जानकारियां दे रहे थे। सौरभ शर्मा 2021 में पकड़ाए। उसके बाद शांतिलाल वैश्य 2022 में। ठीक, उसके बाद भारतीय नौसेना में भी देख लीजिए, विशाल यादव ये पकड़ाए 2025 में। नौसेना के कार्यरत क्लर्क थे। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर अन्य नौसैनिक गतिविधियों की जानकारी लीक करने के आरोप में पकड़ा था। ये तो अभी पकड़ाया था ऑपरेशन सिंदूर में विशाल यादव। ये नौसेना की ऑपरेशन सिंदूर में जानकारियां दे रहा था पाकिस्तान को। ठीक, वो हमजा 2016 में वो पाकिस्तान में घूम रहा है, वहां मार रहा है। बताओ, यहां घुसे पड़े हैं इतने सारे। ठीक, देवेंद्र नारायण शर्मा 2022 में वायुसेना के सार्जेंट थे, हनी ट्रैप मामले में फंस गए थे। ऑपरेशन डॉल्फिन नोज में, ठीक है, 2019 में इन्होंने विशाखापत्तनम अन्य ठिकानों पर 13 नौसैनिकों की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 13 नौसैनिक पकड़ाए हुए थे ऑपरेशन डॉल्फिन नोज 2019 में। ठीक है, आदर्श कुमार पकड़ाए थे 2026 में। कोच्चि नौसैनिक कर्मी और पाकिस्तान हैंडलर को जानकारी देने के आरोप में पकड़े गए थे। इसके अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी अर्धसैनिक बल के मोतीराम जाट ये पकड़ा चुके हैं। सुमित कुमार पकड़ा चुके हैं। महेंद्र प्रसाद पकड़ा चुके हैं। नोटबंदी, ठीक है, इतने सारे लोग पकड़ा चुके हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब हम कितनों के नाम ले, मतलब कहाँ वो पाकिस्तान में भेज रहे हो यार। यहीं इतने तो पड़े पड़े हैं यार। बीजेपी के अंदर ही बहुत है एजेंट और नकली नोट चलाने वाले। सरकार में घुसे, सेनाओं में घुसे हुए, अर्धसैनिक बलों में घुसे, नौसेना में घुसे। अरे इन्हें तो पकड़ लेते भैया। तू कहाँ आदित्य धर, कहाँ व्हाट्सएप का ज्ञान लेके पाकिस्तान में लोगों को मार के सनसनी फैला रहा है। यहाँ आते सारे घुसे पड़े हुए हैं। ठीक, तो ये स्थिति है। उसके बाद देख लीजिए, हाँ, नकली नोटों के खत्म होने का दावा किया गया था नोटबंदी के द्वारा, पर उल्टा हो गया। 2000 के नोट आए तो पाकिस्तान को नेटवर्क को और जल्दी इससे फायदा हो गया और उन्हें 2000 के नोटों के ज्यादा मूल्य वाले नोट छापकर आसानी से हैंडलिंग और फंडिंग करने का काम शुरू कर दिया था। तो मतलब बीजेपी अजीब इन मोदी की पूरी स्थिति है। ठीक, सिर्फ इतना नहीं है, नरेंद्र मोदी ने जिसकी 56 इंच की छाती बता रहे हैं, राष्ट्रवादी बता रहे हैं, घर में घुस के मारने वाला बता रहे हैं, एकमात्र बाकी सब बेजरोही बता रहे हैं, पर इन्होंने अपनी बेवकूफीपूर्ण नीति से पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत फायदे पहुंचाए हैं। सबसे पहले देखिए, CAA नागरिक संशोधन अधिनियम लेकर आए। इसके जरिए भारत में अशांति फैली, पाकिस्तान मुस्लिम संप्रदाय के प्रति अशांति फैली और इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा पाया कि कैसे भारत एक सेक्युलर कंट्री नहीं है और ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। ठीक, तो भारत की छवि नरेंद्र मोदी की इस पूरी नीति से खराब हुई। उसके बाद सीमा पर आतंकवाद देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये सब हुई और इनमें खुफिया जानकारी मिल नहीं पाई और भारत की खुफिया एजेंसियों की विफलता जग जाहिर हो गई। तो ये कहना कि देश सुरक्षित रहा, नहीं भाई, खुफिया विफलता दिखी नरेंद्र मोदी के दौरान। ठीक है, बड़ी आसानी से दिखी। तो बड़ी सारी नीतियां इन्होंने बनाई जिससे भारत को बहुत सारा नुकसान होता दिखता है। अग्निपथ योजना, इससे भारतीय सेना को बहुत नुकसान हुआ है। इस अग्निपथ योजना में देख लीजिए, 6-6 महीने की ट्रेनिंग देके
लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को सैनिक बनाकर मरने के लिए वहां भेजा जा रहा है, जबकि ये माना जाता है कि औसतन 1.5 से 2 साल तक की ट्रेनिंग होनी चाहिए सेना में लड़ने के लिए, पर ये ऐसे ही बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हैं। 4-4 साल की अस्थायी नौकरी होती है, पेंशन वगैरह के सब मामले गड़बड़ हुआ करते हैं। सेना को कमजोर कर रही है बीजेपी। तो नरेंद्र मोदी का यह दावा कि देश को बहुत महान, नहीं भाई, इन्होंने अपनी सेना को जबरदस्त तरीके से कमजोर किया है, और जब निर्णायक युद्ध होगा तो हम टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, रक्षा बजट के बारे में बताया जाता है कि भारत का जो रक्षा बजट है 60% पैसा तो पेंशन और वेतनों में ही खर्च हो जाता है, मात्र 1.5 से 1.9% पैसा ही सेना के विकास वगैरह के लिए कुछ बच पाता है। ये बीजेपी इस तरह से चीजों को चला रही है। ठीक, तो तमाम सारे आरोप हैं। सीमा पर खुफिया जहां विफलता भी दिखती है, चीन के साथ देख लीजिए, इन्होंने लद्दाख में बफर जोन स्वीकार कर लिया, जिससे भारत की सेना अब पुरानी जो क्या बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट तक, वहां तक अपनी जमीन पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। इससे भारत की जो संप्रभुता है वो खतरे में पहुंच गई। ठीक, इतना सारा बीजेपी नरेंद्र मोदी के दौरान ये सब तमाशा हुआ और ये सब चल रहा है। और मजेदार बात है कि नरेंद्र मोदी महान हैं, घर में घुस के मारते हैं। ठीक, और एक महत्तर राष्ट्रवादी नेता हैं। पुरानी सरकारें कमजोर थीं, वो कुछ कर नहीं पाती थी आतंकवाद के विरुद्ध। ठीक है, मोदी डिसीजन लेते हैं और टेरर फंडिंग खत्म कर देते हैं। इतना तमाशा उस फिल्म में रचा गया है। ठीक, और ये कब बात हो रही है? 2016 की बात हो रही है। और मजेदार बात क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस होल सिनेरियो, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 1 मार्च 2015 से 19 जून 2018 तक चला। ठीक, फिल्म ये बता रही है कि मोदी जी विदेशों में जा जाके, पाकिस्तान में जा जाके आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, टेरर फंडिंग खत्म कर रहे हैं, कालाधन खत्म करवा रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार को हिला रहे हैं, अंदर रॉब और सीबीआई सब घुस गई है, पाकिस्तान की सरकार में गड़ सब हो रहा है। और यहाँ पे असलियत क्या चल रही है जमीनी स्तर पे, वास्तविकता क्या है कि मोदी, बीजेपी और मोदी दोनों मिलके पीडीपी के साथ, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ 2015 से 2018, वही जब नोटबंदी हो रही थी, ठीक है, क्या कर रहे थे? गठबंधन की सरकार चला रहे थे। इसमें कौन थे? पहले मुख्यमंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उसके बाद देख लीजिए उनकी महबूबा मुफ्ती ने कार्यकाल चलाया 2016 से 2018 तक। ठीक, और मजेदार बात ये कि ये पीडीपी कौन है? ठीक, ये बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी का गठबंधन रहा, और 2015 में इन्होंने एक आतंकवादी अलगाववादी मसत्तर आलम को जेल से रिहा किया। मसत्तर आलम कौन था? इसके ऊपर कश्मीर में अशांति फैलानी और पत्थरबाजी के आरोप थे। ये भाजपा ही बहुत चिल्लाते हैं, पत्थरबाज पत्थरबाज, टेरर फंडिंग पत्थरबाज। मसत्तर आलम जैसे पत्थरबाज और टेरर फंडिंग करने वाले व्यक्ति को इन्होंने जम्मू कश्मीर में रिहा किया था। ये 2015 है। फिल्म में जब मोदी घुस के मार रहे हैं और फलाना ढिकाना और मोदी बहुत महान है और रॉ घुस गई, आईबी घुस गई और एक आदमी को क्या बोलते हैं हमजा बनाकर पाकिस्तान में घुसने के लिए मार रहे हैं। ये है 15 से 17 का बीजेपी। ये इनकी असली चेहरा है। ये अलगाववादी आतंकवादियों की समर्थक के आरोपों से ग्रसित पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार बना रहे हैं कश्मीर में, और मसत्तर आलम आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाज, अशांति फैलाने वाला, टेरर फंडिंग करने वाले को छोड़ रहे हैं बीजेपी और पीडीपी के लोग। यह है आदित्य धर की सच्चाई और उसकी बेवकूफी और मूर्खता का पुख्ता प्रमाण। ठीक, पीडीपी कौन है? तो पीडीपी के बारे में जब आप पता करोगे तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का एक गठबंधन 2016 से 18 तक ये सब चलता रहा जम्मू कश्मीर में। और फिर हम ये पता करते महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार भी बनाई, और पीडीपी के बारे में पता चलता है कि आतंकवाद और अलगाववाद की समर्थक पार्टी है। इस पर आरोप लगते रहे। हिजबुल्लाह, देखिए हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध के आरोप तो 2002 में ही लग गए थे इसके ऊपर, यही रॉ वगैरह ने लगाए हुए थे। उसके बाद देखिए टेरर फंडिंग और वहीद पारी की गिरफ्तारी हुई टेरर फंडिंग के लिए। महबूबा मुफ्ती के करीबी थे, ये टेरर फंडिंग में गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती को इन्होंने मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर लिया था। राजनीतिक अलगाववाद को समर्थन देनी पार्टी है, अलगाववाद के साथ गठबंधन रहे हैं इनके महबूबा मुफ्ती वगैरह के। ठीक है, ये सब आरोप इस पीडीपी पे लगे थे, और इस पीडीपी के साथ साहब जी ने 2015 से 18 तक खीखी सरकार चलाई, खूब खीखी हुई। ठीक, दिख ही रहा है आपको।
तो साहब 2015 से 2018 के बीच खीकी खीकी सरकार चला रहे हैं, ठीक, आंखियों से निहार रहे हैं, ठीक। और आदित्य धर की फिल्म में साहब पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं। मतलब यहां आतंकवादियों के साथ, अलगाववाद के आरोपियों के साथ सरकारें चल रही हैं, फिल्मों में जनता को उल्लू बनाया जा रहा है वहां पे कि भैया साहब को बहुत चिंता है, यहां से हमजा तैयार हो रहा है, वो पाकिस्तान में जाके लोगों को मार के आ रहा है। इसी हमजा वालों के साथ हम जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं और आतंकवाद मसत्तर आलम को रिहा भी कर रहे हैं। उधर हमजा पाकिस्तान में जाके नोटबंद जला रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकाना कर रहा है। ये वास्तविक सच्चाई है, ठीक। दिस इज द फैक्ट, और ये है असली चरित्र। अब चूंकि आदित्य धर जैसे डिसलेक्सिया के पेशेंट, वो इतना समझते थोड़ी हैं, उतना पढ़ा ही नहीं होगा। भारतीयों की इतिहास बोध और भारतीयों का जो समझ है बहुत कमजोर होती है। उन्हें कुछ भी बता दो, उन्हें कुछ पता थोड़ी। तर्क लगाने की क्षमता तो भारत के लोगों में बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कैसे हो सकता है? आतंकवाद, टेरर फंडिंग, अलगाववादियों के साथ संबंध रखने वाली उस पीडीपी के साथ एक तरफ आप जम्मू कश्मीर में 15 से 18 तक सरकार चला रहे हो, दूसरी तरफ फिल्म में आप हमजा को तैयार कर रहे हो और वहां जाके मरवा रहे हो, वहां पे आतंकवादियों को मरवा रहे हो और आतंकवादियों का नेटवर्क खत्म कर रहे हो, यहाँ उन्हीं के साथ सरकार बना के बैठे हुए हो। कैसी दोगलापंथी की बात है देश की जनता के सामने रख रहे हो भाई? इतनी बड़ी बेईमानी तुम कर कैसे सकते हो? ये कैसे कह सकते हो 16 में तुमने बड़े नोटबंदी की ताकि टेरर फंडिंग खत्म हो जाए? ये टेरर फंड करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार कैसे बना के बैठे हो तभी? तो दर्शकों, तो इस स्तर पे देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक बीमार आदित्य धर इस पूरे देश के समाज को बीमार बना रहा है, ठीक। आदित्य धर डिसलेक्सिया का पेशेंट है, पर यह देश बहुत पहले से डिसलेक्सिया का पेशेंट 2014 के बाद धीरे धीरे हो गया है, और आदित्य धर जैसे लोग अब बच्चे कुछों को भी डिसलेक्सिया का पेशेंट बना रहे हैं, ठीक। काल्पनिक दुनिया में रहो, क्योंकि वास्तविक दुनिया पढ़ने लिखने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं इस बीमारी। तो कल्पनाओं में साहब महान है, वास्तव में तो साहब की है, ठीक। देखिए साहब, आतंकवादियों को इस तरह से सफाया किया जाता है, 56 इंच की छाती, ठीक। फिल्मों में देखो साहब, अरे क्या फिल्म बनाई है, आतंकवाद का सफाया हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, ठीक। नोटबंदी करके सारे नोटों को खत्म कर दिया जाएगा, और असलियत क्या है? आतंकवाद, अलगाववादियों के साथ सरकारें चल रही हैं। तो दर्शकों, ये है पूरी उस फिल्म की कोर ऑफ द स्टोरी, ठीक। पूरी झूठ पर रची गई एक फिल्म है, ऐतिहासिक तथ्यों को झूठ के साथ दिखाया गया है, इतिहास को गढ़ने और रचने का प्रयास है, वास्तविक घटनाओं पर झूठे इतिहास को रचने और गढ़ने का प्रयास है। इसलिए ये फिल्म विशुद्ध प्रोपोगंडा भी मत कहिए, यह फिल्म तो समाज को बीमार, हिंसा की तरफ ले जाने वाली, देश के लोगों को दंगाई बनाने का प्रयास है। प्रोपोगंडा बहुत छोटी चीज होती है, ठीक। ये तो खतरनाक किस्म का झूठ है, विशुद्ध झूठ है। आप किस आदमी को महान बता रहे हो? आतंकवाद, अलगाववादियों के साथ सरकार बनाने वाला व्यक्ति, उसे ये बता रहे हो पाकिस्तान में घुस के मार रहा है लोगों को, ठीक। अरे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? और झूठ बोलते समय तुम्हें शर्म भी नहीं आई? जब नोटबंदी हो रही थी तब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चला रहे थे साहब जी, यही महबूबा मुफ्ती जिसके ऊपर टेरर फंडिंग के, अलगाववाद समर्थन, आतंकवाद समर्थन होने के आरोप लगे, इन्हीं ने लगाए, और बाद में इसी महबूबा मुफ्ती को जेल में भी डाला, यही बीजेपी ने। और उधर नोटबंदी से हमजा से मरवा रहे हो, वहां पे जाके नोटबंदी कर दी और हमजा पाकिस्तान में घुस के मार रहा है। तो ये वास्तव में चाल, चरित्र और चेहरा है, ये इस फिल्म की वास्तविकता है, ये इस फिल्म में जो झूठ है, तथ्यों पर जो झूठ रचने का कोशिश आदित्य धर ने की हुई है, वो आपके सामने यहां पे हमने रखी हुई है। ये सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की वास्तविक हकीकत है, ठीक। आदित्य धर जी 2016-17 के बीच का इस फोटो भी दिखा देते ना, महबूबा मुफ्ती वाला,
अब ये भी तो सफाया किया है साहब ने, आतंकवादियों का ये सफाया भी तो किया, ये भी दिखाते थोड़ा सा। ठीक, कैसे कश्मीर में घुस के गठबंधन सरकार चला के आतंकवादियों का सफाया करते थे साहब, ये भी बताए जाने की जरूरत थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक, फिर दर्शकों एक सबसे हास्यास्पद बात इस फिल्म में ये रखी गई है, देखिए कि फिल्म के अनुसार कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान की मदद से नकली नोट छपवाती है। ये तो मैंने आपको इस पॉइंट पे तो पहले ही क्लियर कर दिया कि कांग्रेस को, सरकार को जरूरत ही क्या थी नकली नोट छपवाने की, वो खुद ही कितने भी नोट छाप सकती थी। ठीक, तो ये आदित्य इधर की, और वो तो उसका मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स का कमजोर ज्ञान है, इस वजह से उसने सब बताई होगी। ठीक, उसके बाद साहब की छवि बड़ी गढ़ी गई इस फिल्म में। साहब जो हैं वो क्या बोलते हैं, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने वाले व्यक्ति। अब आतंकवाद का कितना कड़ा प्रहार किया वो तो आपको खुद ही पता होगा। इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड वंडरवर्ल्ड के लोगों को मारते दिखाई दे रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है वो तो आपको पता ही है कि पहलगाम हमला तो याद ही होगा, मैं बहुत दूर नहीं ले जाता। घर में घुस के पाकिस्तान के लोगों ने भारत के 26 पर्यटकों मार दिया था। कौन किसके घर में घुस के मार रहा है ये तो पहलगाम हमला आपको बता रहा है, और इन बेवकूफों को पता ही नहीं था कौन आया, कहां से आया, कहां मार के चला गया, आज तक कुछ नहीं पता। ऐसे ही कुछ लोगों को मार के कह दिया पहलगांव के आतंकवादियों को मार दिया, नहीं कुछ पता ही नहीं था। ये है घर में घुस के मारना। ठीक, ये स्थिति पता है। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में साहब जी फिर से मुंह के खा के आते हैं। जनरल सीडीएस जो है हमारे अनिल चौहान, ये 2025 में सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग्स में कहते हैं कि भाई पहली बार आधिकारिक तौर पर उन्होंने स्वीकार किया कि 7 मई 2025 के ऑपरेशन के शुरुआती चरणों में भारत के कुछ विमान गिर गए थे, यानी खो गए थे। यानी ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भारत के कुछ विमान गिर गए थे। ठीक है, और ये सीडीएस अनिल चौहान ने एक्सेप्ट किया था। ठीक, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कैप्टन शिव कुमार जो क्या बोलते हैं भारत के डिफेंस अटैची थे, ठीक है, शिव कुमार ने, उन्होंने बयान दिया इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि विमानों का नुकसान राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा लाए गए प्रतिबंधों के कारण हुआ था। मोदी की बेवकूफी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को विमानों का नुकसान हुआ। कैसे? ठीक है, तो आगे कैप्टन शिव कुमार कहते हैं क्योंकि वायुसेना को केवल आतंकी शिविरों पर निशाना बनाने के आदेश दिए गए थे, ना कि पाकिस्तान के ठिकानों पर। दर्शकों ये वैसे ही हो रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी बेवकूफी कर रहा है कि वो बिगर प्लान किए, ठीक है, वहां पे लड़ने पहुंच गया, ठीक, और उसके पास कोई प्लान था नहीं, कैसे मैं सब करूंगा, और अब फंस गया है वहां पे जाके। ऐसे ही साहब जी ने ऑपरेशन सिंदूर प्लान कर लिया। इन्होंने वायुसेना से कह दिया कि भाई पाकिस्तान के जो शिविर हैं उन पे, पाकिस्तान की सेना है उस पर निशाना मत बनाना, केवल आतंकी शिविरों पे जाके हमले करना। ये गए प्लेन व्लेन लेके, चीन ने पहले ही बता के रखा हुआ था, पाकिस्तान की सेना ने ठोक दिया इन्हें, वायुसेना को। ठीक, मतलब अब तुम लड़ोगे ही नहीं तो मतलब वो तो ठोकेंगे ही ना, सीधी सी बात है। और ये क्यों हुआ? पॉलिटिकल लीडरशिप, मोदी सरकार की बेवकूफी की वजह से, कि इन बेवकूफों को इतना नहीं पता था कि आप वायुसेना पे, पाकिस्तान की वायुसेना पे हमला नहीं करोगे तो वो तो आप पे हमला करेंगे ना। तो कोई प्लानिंग नहीं है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की कोई प्लानिंग नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी घुस जाता है, कोई प्लान नहीं, कोई उस नहीं। ठीक, हरमुज खुलवाएंगे, हरमुज बंद हो जाएगी तो हम क्या करें, कुछ नहीं पता उसे। ऐसे ही साहब जी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना से कह दिया कि भैया पाकिस्तान की वायुसेना पे हमला मत करना, क्योंकि आप भी जानते मामला बड़ा हो सकता था। ठीक, और जाके केवल आतंकवादी ठिकानों को मारना। ये आतंकवादी ठिकाना मारने गए थे, सेना ने ठोक दिया, गिर गए प्लेन। अब मुंह छुपा के बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी 56 इंच की छाती है और ये इनकी महानता है। ठीक, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी दिख जाएगी, पर आदित्य धर को ये नहीं दिखेगा। ठीक, आदित्य धर को वो झूठ दिखेगा 2016 का, और हमजा ममजा के नाम पे साहब को महान दिखाने की झूठी कोशिश की जाएगी। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले बिहार चुनाव के समय दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, और इस आतंकवादी हमले में देख लीजिए, ठीक, क्या बोलते हैं, विस्फोट हुआ था, और इसमें 13 से 15 लोगों की मौत हो गई थी, 30 लोग घायल हो गए थे। साहब के मुंह से अब चूं भी नहीं निकली, अब नहीं कहा कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। ठीक, उसी समय कश्मीर में भी देख लीजिए, एक पुलिस स्टेशन में भी बड़ा हादसा हो गया था विस्फोटक को डिफ्यूज करते समय, और इसमें भी कुछ लोग मारे गए थे, 9 लोग मारे गए थे। साहब ने तब भी नहीं कहा, अब नहीं कहते पाकिस्तान ने हमला करवाया। ठीक, डर के बैठे हुए हैं, पूंछ दबा के बैठे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो भोगत लिया है, अब इन्हें पता चल गया
पाकिस्तान और चीन एक साथ हैं, और पाकिस्तान चीन को एक साथ लाने में बीजेपी की ही गलत नीतियों का नतीजा है। 370 हटाया, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए। तो इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया। जिस व्यक्ति की झूठी छवि आतिथ्य जनता के सामने रच रहा है, उस व्यक्ति की वास्तविक सच्चाई ये है, फैक्चुअल ट्रूथ ये है। ठीक, ये स्थिति है, ये घर में घुस के मारने की स्थिति है। और रही बात घर में घुस के मारने की बात, तो आदित्य धर के हिसाब से साहब घर में घुस के मार रहे हैं, पर अगर वास्तविकता देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई गई थी कनाडा में, और उसके बाद कनाडा की सरकार ने बाकायदा भारत सरकार पर इसके आरोप लगाए थे। ठीक, कनाडा से हमारे संबंध साहब की इस बेवकूफी से, जिसे घर में घुस के मारना कहते हैं, इस चक्कर में खराब हुए पड़े हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, साहब पकड़ा भी गए। ठीक, फिर गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मरवा रहे थे, कहां पे? अमेरिका में। मरवा नहीं पाए, घर में घुस के मारने की बात कहते हैं, मरवा नहीं पाए। ठीक, फंस गए वहां पे, पकड़ा गए। ठीक, कुछ कर नहीं पाए, भारत के लोग पकड़ा गए वहां पे। ये गुप्तचर एजेंसियां, ये जो पाकिस्तान में ये सब तमाशा कर रही है, पकड़ा गई नहीं अमेरिका में, कुछ नहीं कर पाए थे। ठीक, अमेरिका ने पकड़ लिया। उसके बाद देख लीजिए निखिल गुप्ता पर, निखिल गुप्ता ने तो मान ही लिया, ये तो पता ही होगा, कुछ समय पहले की खबर है कि उसने ये सब हिटमैन पैसे वैसे दिए, ये सब उसने स्वीकार लिया। सजा भी हो गई 40 साल की। और विकास यादव ये इसमें शामिल है, ये भारत का रॉ का एजेंट बताया जा रहा है। और इस मामले में आप ये भी देखिए कि गुरुपतवंत सिंह की हत्या के मामले में घर में घुस के मारने वाले लोग हैं ना, उनकी स्थिति देख लीजिए। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह के नामों का जिक्र अमेरिका की संस्थाओं ने किया हुआ है अदालती कार्रवाई में। ये लोग ये सब में शामिल है। ठीक, उसके बाद ये भी देख लीजिए कि बाकायदा न्यूयॉर्क की एक अदालत में पन्नू की हत्या के दायर नायब मुकदमे में अजीत डोभाल और रा के जो हमारे रा के सामंत गोयल हैं, इनके नोटिस जारी किए गए, तो इनके नोटिस से समन निकले पड़े। ये घर में घुस के मार रहे हैं। ठीक, पाकिस्तान में ही कर पाओगे, अमेरिका में बना दो एक फिल्म, अमेरिका में घर के घुस के मारा निज्जर को, जो कनाडा में मारा, या गुरुपतवंत सिंह को मारा, अमेरिका में फिल्म बना के देखो। इनकी औकात नहीं है कि ये फिल्म बना दें कि अमेरिका में घुस के गुरुपतवंत सिंह को मरवा दिया रॉ ने। वो डोनाल्ड ट्रंप पिछवाड़े लाल कर देगा, मार मार के उठा के ले जाएगा यहां से आदित्य धर को और डंडा डाल देगा। पाकिस्तान में घुस के ही मार सकते हो, तुम्हारी बस इतनी औकात है। अमेरिका में तो पकड़ा जाते हो, और फिर झूठी फिल्म भी नहीं बना पाते। गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की झूठी फिल्म बना दो भाई, दम हो तो। सारा जोर बस पाकिस्तान तक ही चलता है, इससे आगे की दुनिया नहीं देखी। मतलब जब से बड़ा हुआ होगा ये आदित्य धर, इसने बस पाकिस्तान तक सुना होगा नाम, इसने ये कभी कल्पना नहीं की होगी कि भाई एक फिल्म अमेरिका पे भी बनवा दो गुरुपतवंत सिंह को मरवानी। दर्शकों, अब इन अंधभक्तों का ये सहज ज्ञान देखिए, इनके दिमागों में ये नहीं आता कि हम अमेरिका में घुस के गुरुपतवंत सिंह को मरवाने की फिल्म बनाए। क्यों नहीं आता? क्योंकि बाप बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, पिछवाड़े लाल कर देगा मार मार के। ठीक, पाकिस्तान में घुस के मार सकते हैं, बस ऐसे ही गली मोहल्ले में घुस के मार तो बस ये इतना ही आता है। सारी महानता बस वो पाकिस्तान टुच्चे में घुस के मारने की है। अमेरिका कनाडा में तो लाल कर देते हैं पिछवाड़े मार मार के, और वारंट निकाल देते हैं। एक फिल्म नहीं बनती पाकिस्तान अमेरिका में घुस के मारने की। पाकिस्तान से आगे की दुनिया नहीं देखी ना इन्होंने, इतनी औकात है। तो जनता भी बेवकूफ है एक नंबर की, उतने में खुश हो जाती है। अरे खुश होना है तो पाकिस्तान में अमेरिका में घुस के मारने की फिल्म बनाओ ना, फिर खुश हो जाओ, कम से कम मजा भी आए कुछ। वो ईरान देखो, ठोक दिया उसने डोनाल्ड ट्रंप को, भाई कुछ नहीं कर पाया, गिड़गिड़ा रहा है। यहाँ फिल्म नहीं बनाते बन रही है, पाकिस्तान में घुस के मारने की फिल्म बना रहे हो। अमेरिका में बैठा तुम्हारा वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी, उसे मार भी नहीं पा रहे और फिल्म भी नहीं बना पा रहे, घर में घुस के मारते हो, वारंट निकले पड़े। ये इसकी स्थिति है। और पिछली सरकारें डरपोक थी। अरे आदित्य धर डरपोक तू है यार भाई, गुरुपतवंत सिंह पन्नू पे फिल्म बना दे, उसे मारने की फिल्म बना दे, पता चल जाएगा। ठीक, पिछली सरकार डरपोक थी या तू डरपोक है। ठीक, तो पिछली सरकारों को डरपोक दिखाने की कोशिश है। और वैश्विक छवि, मोदी जी ने भारत की देखिए सर दर्शकों, पूरी फिल्म वो व्हाट्सएप या ज्ञान जो होता है ना, उस पर आधारित है। मोदी जी ने देश को बहुत महान बना दिया। ठीक है, मोदी जी कभी किसी के आगे झुकते नहीं है। ठीक,
ये एक और मैसेज इस फिल्म में देने की कोशिश की गई है। और सच्चाई आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाहता है मोदी जी का पानी निचोड़ देता है। ठीक, इसराइल में साहब टांगे चौड़ी करके बैठे रहते हैं, ये भी आपको पता ही है, सब तो चल ही रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करवाया, साहब के मुंह से दम नहीं थी बोलने की, आज तक नहीं बोल पाए। 56 बार वो कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर उसने बंद करवाया। ट्रेड डील की घोषणा वो करता है, कितना टैरिफ लगेगा वो घोषणा करता है, तेल कहां से लोगे डोनाल्ड ट्रंप बताता है, 50 बार बताता है, डील में लिख के बताता है, साहब की आवाज नहीं निकलती। ठीक, साहब बहुत ताकतवर हैं, भारत को बहुत महान बना रहे हैं। 18% का अभी टैरिफ खा के बैठे हुए थे। ठीक, खा के क्या बैठे थे, अभी भी लगा हुआ है। महान बना दिया भारत। ठीक, तो ये इस फिल्म का लफुलुभाव है और ये इसका सार है, विपक्ष को देशद्रोही बताना, इस पूरा उद्देश्य इनका दिखाई देता है। और इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे लगा वो एड में मैंने रखा हुआ है। ठीक, ये सबसे मतलब सबसे रोचक बात जो आदित्य धर डिसलेक्सिया के पेशेंट के दिमाग की मुझे ये लगी कि वो इस फिल्म में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो भारत में कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहता है। ठीक, बीजेपी से पाकिस्तान को नफरत है और वो चाहता नहीं कि बीजेपी की सरकार बने। इसलिए पाकिस्तान जो है वो टेरर फंडिंग करता है, पैसे भेजता है, उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए बीजेपी कांग्रेस की, सब जगह कांग्रेस की सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहता है। ये मैसेज इस फिल्म के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा एक लॉजिक बताएं, मैं थोड़ा सा एक लॉजिक पूछता हूं कि कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान से मिली थी, वो नकली नोट छपवाती थी, वो टेरर फंडिंग करवाती थी, वो भारत में आतंकवादी घटनाक्रम करवाती थी। ठीक, इससे कांग्रेस को क्या फायदा होता था? मतलब अगर कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार है और चिदम्बरम नकली नोट छापने प्लेट दे के आ जाएगा, नकली नोट छपेंगे तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, इससे पाकिस्तान कांग्रेस को क्या फायदा होगा? और टेरर फंडिंग होगी नकली नोटों से, आतंकवादी आएंगे, घटनाक्रम करेंगे, इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? मतलब आप एक लॉजिक सोचिए, जितने आतंकवादी घटनाक्रम होंगे, जितनी अर्थव्यवस्था खराब होगी, उतनी कांग्रेस की सरकार बदनाम होगी और उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। समझते हैं? सीमा पार से आने वाला हर एक आतंकवादी भारत में बीजेपी की सरकार बनवाता है। पाकिस्तान जितने आतंकवादी घटनाक्रम करता है, इससे बीजेपी को फायदा होता है, हिंदू राष्ट्रवाद मजबूत होता है। पाकिस्तान के दम पर बीजेपी का वजूद टिका है। पाकिस्तान जिस दिन हट जाएगा उस दिन बीजेपी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानियों के नाम पर भाजपाई सारा वो खा रहे हैं, जैसे हमजा बमजा की फिल्म बनाकर ये आदित्य धर मुसलमानों के नाम पर पैसे खा रहा है। ठीक, ये सब इस पे चल रहा है। पूरी बीजेपी का अस्तित्व पाकिस्तान विरोध पे टिका हुआ है, मुस्लिम विरोध पे टिका हुआ है। समझते हैं? और कांग्रेस की सरकार बनवाना पाकिस्तान के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है कांग्रेस की सरकार आने से। इनफैक्ट पाकिस्तान को कांग्रेस की सरकार से नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस सारे धर्मों को एक साथ लेके चलने की बात कहती है, देश में सेक्युलर माहौल बनाने की बात कहती है, इससे हिंदू मुस्लिम फूट नहीं पड़ती है। बीजेपी की सरकार से पाकिस्तान को फायदा है। बीजेपी की सरकार होगी, मुसलमानों का विरोध होगा, मुस्लिमों पर अत्याचार होंगे, कांग्रेस पाकिस्तान चिल्लाएगा, भारत देखिए कितना अत्याचारी देश है, मुसलमानों पे अत्याचार होता है, इससे भारत की छवि खराब होगी, पाकिस्तान को इससे फायदा होगा। अब ये जो लॉजिक है आदित्य धर और देश के लोगों को शायद समझ में नहीं आता। बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आतंकवादी घटनाक्रम होंगे इससे तो बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी की सरकार में आतंकवादी घटनाक्रम हो तो बीजेपी को फायदा होता है। पहलगांव हमले में पूरी सरासर बीजेपी की गलती थी, आपने देखा, तो भी फायदा वही ले गए। तो आतंकवादी घटनाक्रम, नकली नोट, अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, इस सबसे बीजेपी फायदे में जाती है, कांग्रेस फायदे में नहीं जाती। और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस की सरकार भारत में आए जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे। वो हमेशा चाहेगा कि बीजेपी की सरकार हो जिसमें मुस्लिम अत्याचार हो, ताकि उसे कश्मीर के मुद्दे पर फायदा हो जाए। ठीक, ये सिंपल सी बात है। तो पाकिस्तान क्यों चाहेगा? और दूसरा, इस फिल्म में एक बड़ी अजीब सी मजाक वाली बात बताई, मैंने पहले भी इसे हास्य उसमें बोला था कि एक तरफ
फिल्म में ये दिखाया जा रहा है कि भाई भारत की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के मंत्रियों को सेट कर लिया है, उनसे जानकारियां लेती रहती हैं, पाकिस्तान की सरकार बनवाने में उनका हस्तक्षेप रहता है, और बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाक्रम करवाने में उनका हस्तक्षेप है। पाकिस्तान की सरकार में तुम्हारे एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान की सरकार में तुम्हारे हिसाब से काम होता है, और फिर कह रहे हो पाकिस्तान की सरकार भारत में आतंकवादी घटनाक्रम करवाती है। तो मतलब तुम ही लोग करवा रहे होगे ताकि तुम्हें राजनीतिक फायदा हो। भाई अब ये समझने वाली बात है कि कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तभी पाकिस्तानी लोग भारत में आतंकवादी भेजकर आतंक घटनाक्रम करवाते हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो। तो असलियत में कौन किसका एजेंट है ये तो समझा जा सकता है। ठीक, बहुत दूर की कौड़ी नहीं है ये बताना, समझना भी दूर की कौड़ी नहीं है। पर ये फिल्म बनाने वाला व्यक्ति जो है उसके पास शायद इतना बोध नहीं है, ठीक, इतनी बुद्धि भी नहीं है। वो ये समझे जैसे इस देश की जनता के पास बुद्धि नहीं है, उसने बुद्धि को अपने घुटनों में कहीं फंसा दिया है, ठीक, ताकि वो दिमाग तक ना आ पाए। ऐसे ही इस देश की ये फिल्म बनाने वाला व्यक्ति जो है इसके पास भी इतनी सहज बुद्धि नहीं है। मतलब क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, ठीक, कोई सेंसफुल बात तो होनी चाहिए। ठीक, तो ये दर्शकों फिल्म है आदित्य धर, डिसलेक्सिया का पेशेंट, बीमार आदमी इस फिल्म को बना रहा है। व्हाट्सएप ये ज्ञान को फिल्म के रूप में उतार रहा है। मोदी की महानता दिखाने की इसमें कोशिश की गई है और मोदी को बड़ा राष्ट्रवादी नेता दिखाने की इसमें कोशिश की गई। ठीक, तथ्यों पर झूठे इतिहास को गढ़ने का इसमें प्रयास किया गया है। विशुद्ध रूप से चीजों को झूठ तोड़ मरोड़ कर सत्य पर झूठ को बनाने का पूरी कोशिश की गई है। उद्देश्य ये है कि भाई देश की जनता को, युवाओं को फिर से गुमराह किया जा सके। ये झूठी फिल्मों से प्रोपेगेंडा बनाकर देश की जनता इतना पढ़ती समझती नहीं है, उसे गुमराह बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक, ये उद्देश्य है और इस उद्देश्य में ये व्यक्ति सफल होता हुआ भी दिख रहा है। एक बीमार आदमी पूरे समाज को बीमार बना रहा है। ठीक, बस यही स्थिति। चलिए तो दर्शकों